Good morning, students, and welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good sir. morning, sir. Good morning. Okay, so today we are starting the next topic of integration portion. I can say the next technique. Integration करने की कुछ techniques discuss करी थी हमने at the start of the chapter. ठीक है, कौन कौन सी techniques थी आपको याद है? One was substitution, right? Second ये चली रही है, and the third one will be इसके बाद कौन सी आएगी? Integration by parts. तो मोटे मोटे तौर पर ये तीन टेक्निक्स हम इंटीग्रेशन में यूज करते हैं एज पर आवर कोर्स। और भी होती हैं बट हमारे कोर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उस वो इन टेक्निक से हो जाते हैं, है ना। तो सो फार हमने क्या क्या सीखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज, है ना। तो एक्सरसाइज 7.5 चलेगी, वन उसका इंट्रोडक्शन है आज। 7.1 में स्टैंडर्ड इंटीग्रल सीखे थे, राइट। जल्दी से देख लेते हैं सो फार हमने क्या क्या सीख लिया। 7.2 में क्या सीखा बताओ, याद है किसी को? What did we study in exercise 7.2? याद है किसी को? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इंटीग्रल्स की। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक कह लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड कह लो। ओके, देन एक्सरसाइज 7.3 में क्या हुआ, वहां क्या सीखा? Trigonometric identities. Using trigono identities and especially which we studied in class 11th. क्लास 10th की भी है बट जो स्पेशली यूज हुई वो क्लास 11 से आई है ना। फिर एक्सरसाइज 7.4 द लास्ट एक्सरसाइज विच वी स्टडीड, उसमें क्या सीखा हमने? सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, राइट। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, नहीं सॉरी, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स ऑफ, वो भी स्टैंडर्ड ही है वैसे तो, पर कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस जिनका हमने क्या सीखा? इंटीग्रल सीखा। कौन से पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस है वो? तो लेट मी एक्सप्लेन यू। वन अपॉन एक्स माइन, या फिर यूं लिख लो ना, या यूं लिख लो 1 डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक फंक्शन और 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाय अ क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर फंक्शन डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये चार तरह के फंक्शंस का हमने इंटीग्रल्स करना सीखा एक्सरसाइज 7.4 लास्ट जो हमने सीखा, राइट। इतना पोर्शन हमने कर लिया, ठीक है ना। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? बोलो। No, sir. No, sir. अब क्या करेंगे देखो, द टॉपिक इज इंटीग्रेशन में पार्शियल फंक्शंस। टॉपिक का नाम समझते हैं, मतलब समझते हैं। इंटीग्रेशन करना है, पार्शियल फंक्शंस को यूज करते हैं। व्हाट आर पार्शियल फंक्शंस? पहले देखते हैं व्हाट आर पार्शियल। पार्शियल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पार्ट। पार्शियल वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पार्ट। पार्ट से बना है पार्शियल। दैट मीन्स मेरे पास सपोज करो कोई एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्या होता है? कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ऊपर, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन नीचे। मेरे पास अगर ये एक रैशनल फंक्शन है, इसको मैं कुछ फंक्शंस के पार्ट्स में ब्रेक कर दूं लाइक दिस। 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन के पार्ट्स में, डिपेंड करेगा पी ऑफ एक्स की डिग्री क्या है और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री क्या है ना। उसमें अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, ठीक है, तो ईच ऑफ दिस फंक्शन इज ए पार्शियल फ्रैक्शन। इनमें से हर एक फंक्शन क्या बन जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन बने कहलाएगा। ये एक पार्शियल फ्रैक्शन है, ये दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन बट ये पार्ट में है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। यहां तक कोई डाउट? व्हाट आर पार्शियल फ्रैक्शन, ये समझ में आया? किसी रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देना। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? होते फ्रैक्शंस ही हैं, समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में होती है, लेकिन पूरे फंक्शन का एक पार्ट होता है, इसलिए उसको पार्शियल फ्रैक्शन बोला गया। ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और हमने इसको कैसे लिख दिया? सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में इस फंक्शन को एक तरीके से चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया।
यहां तक कोई डाउट? बोलो, यहां तक कोई डाउट? तो आगे की बात No, करें। sir. ठीक है, Yes, अब sir. बात करते हैं, ऐसा क्यों किया सर आपने, ऐसा क्यों किया? तो पिछली एक्सरसाइज या पिछले से पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था जिसमें हम फंसे थे। तो वहां पे आपने एक चीज देखी थी, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x माइनस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x माइनस बी। इस टाइप के फंक्शन में हम फंसे थे, याद करो, फंस गए थे। Yes, sir. लेकिन जब ये फंक्शन ऐसा बन गया, tan ऑफ x माइनस ए dx प्लस मान लो ऐसा होता tan ऑफ x माइनस बी dx, तो क्या हम फंसते? इसका तो अपन स्टैंडर्ड No, इंटीग्रल से कर सकते हैं ना। तो फंसते कब है? जब इस तरह का फंक्शन हो, लेकिन जब बीच में सम हो दो अलग अलग लीनियर फंक्शंस का, तब हम फंसते नहीं है, तब अपन सीधे सीधे उसका इंटीग्रेशन कर देते। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से तोड़ लेने से फंक्शंस इंटीग्रेबल फॉर्म में चला जाता है, इसीलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। और जब अपन पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं तो ईच पार्ट, जो जितना भी एक एक पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन बन रहा है, वो ऐसा बन जाता है कि वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म होती है, जिसका इंटीग्रेशन या तो हमको सीधे सीधे आता है और या फिर थोड़ा सा इधर उधर करके सब्स्टिट्यूशन करके हो जाता है। यहां तक बातें क्लियर है सभी की, सभी को? तो फिर आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, सर कौन से फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं? कौन से फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं? तो याद रखेंगे, ओनली ओनली प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को ही पार्शियल फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अब ये क्या नई चीज है? अब बेटा थोड़ा सा आप अगर ऑफलाइन आ जाते हैं ना, तो आज पढ़ने में बड़ा मजा आता, क्योंकि बहुत अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। यहां से ही क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अब आप रिस्पॉन्ड अच्छे से करना, तो मुझे पता चले आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट हो तो पूछना। प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को ही तोड़ सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं सर प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या है। तो रैशनल फंक्शन क्या है ये पता है सबको? रैशनल फंक्शन मींस अ पॉलिनोमियल Yes, sir. फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल फंक्शन, ये रैशनल फंक्शन होता है। बोलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, अब sir. मुझे Where बताओ। denominator is not equals to 0. हाँ, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, फाइन, वो उसकी डेफिनेशन है। अच्छा, अब मुझे बताओ, हम बचपन में पढ़ते थे, एक होता था प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद है किसी को? Yes, sir. बताओ, कौन बताएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? मान लो पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन है, यहां पर भी मान लो पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर तो वो कब बनेगा और इम्प्रॉपर वो कब बनेगा? बोलो, प्रॉपर कब बनेगा? Sir, जब denominator numerator से छोटा है तब तो proper. डिनोमिनेटर छोटा है यानी न्यूमरेटर बड़ा है, तब प्रॉपर? उल्टा बोल रहे हो। प्रॉपर होता है जब न्यूमरेटर छोटा होता है देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर कब होता है? जब न्यूमरेटर बराबर या बड़ा हो डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल जैसे 1/2, जैसे 3/4, जैसे 7/11, ये सब प्रॉपर है। और अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, जैसे इनका रेसिप्रोकल्स कर दूं, जैसे 4/3 या 10/7, ये सब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन ये होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होते हैं, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एक खास बात होती है कि इनको प्रॉपर में बदला जा सकता है। इनको प्रॉपर में बदल, जैसे 10/7 है, अब अभी ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, लेकिन मैं इसको 10 को 7 से डिवाइड करके 7 1 जा 7 रिमाइंडर 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? क्वेश्चन तो है 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 3, और जो डिवीजर पहले 7 था तो अभी भी 7। तो इस 10/7 को इम्प्रॉपर से मैंने प्रॉपर में चेंज कर दिया। तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरीके से डिवाइड करके अपन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई सबको? बोलो, ये चीज समझ में आई? Yes, Yes, sir. ओके, तो ये तो हो गई फ्रैक्शन की बात। अब फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन में भी ये का यही चीज लागू होती है, बट
ये कि ये चीज लागू होती है बट इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, बट ये कि ये चीज डिग्री की फॉर्म में लागू होती है। कैसे? अगर इसकी डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है तो उस फंक्शन को कहते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, मैं क्या कहूंगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी वेयर डिग्री ऑफ p of x, degree of p of x is less than degree of q of x। जब इसकी डिग्री छोटी हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3। चेक करो, ऊपर डिग्री है 1, नीचे डिग्री है 2, तो डिग्री छोटी है ना ऊपर वाली, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। समझ आया? ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे बड़ा होना चाहिए, छोटे बड़ा इन द सेंस ऑफ डिग्री, इन द सेंस ऑफ डिग्री, क्योंकि एक्चुअली वो वैल्यू छोटी है या बड़ी वो तो x की वैल्यू से पता चलेगा ना, हमको क्या पता x की क्या वैल्यू, तो हम डिग्री देखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। और अगर उल्टा हो जाए, और अगर उल्टा हो जाए, अगर डिग्री ऑफ p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए डिग्री ऑफ, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए डिग्री ऑफ q ऑफ x, तब वो प्रॉपर से क्या बन जाता है? अगर ये वाला केस हो जाए तो वो प्रॉपर से क्या बन जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन बन जाता है। इज दैट क्लियर? उल्टा हो जाए ना, ठीक है। यहां तक जैसे कि इसी का रेसिप्रोकल कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब ऊपर की डिग्री बड़ी है, नीचे की छोटी, तो इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब लाइकवाइज जैसे हम पहले डिस्कस किया कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदल सकते हैं, तो सेम टू सेम वही का वही काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 आ गया, सर ये इम्प्रॉपर है। अच्छा, क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि केवल प्रॉपर रैशनल फंक्शन को ही पार्शियल फंक्शन में तोड़ सकते हैं, तो कल को जैसे इम्प्रॉपर आ गया तो उसको सीधे सीधे तो तोड़ ही नहीं सकते, तो पहले प्रॉपर में बदलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 है और ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो मैंने कहा कि यार इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तो तोड़ ही नहीं पाऊंगा, मुझे इसका डेरिवेटिव भी करना है, दिक्कत आ रही है या जो भी है। ठीक है, तो क्या करें, हम क्या करेंगे, वो का वही काम करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। क्लास 9th में सीखा था हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद है ना सभी को? लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 9th में सीखा था। Yes, sir. क्या करेंगे, Yes, पहली sir. टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, तो ये इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, साइन चेंज हो गया, ये कट गया, माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, और ये प्रोसेस कब तक चलता है? जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से छोटी नहीं हो जाती। तो हो गई छोटी, काम खत्म। देखो यहाँ पे डिवीजर की डिग्री है 1 और ये कांस्टेंट बच गया, कांस्टेंट की डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 छोटी हो गई, तो बस ये प्रोसेस यहाँ स्टॉप कर देना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस फंक्शन को? देखो यहाँ पे क्वोशंट जो आया उसको तो एज इट इज लिख लो x। देखो हमने सीखा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 9th एंड 10th में, वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। याद है? याद है क्या? Yes, डिविडेंड sir. इज ऑलवेज इक्वल Yes, sir. टू, ठीक है, डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक क्लियर है? अब इसी चीज को थोड़ा सा और हम तोड़ेंगे, इसी चीज को अगर अपन थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा पता है? अगर वो इम्प्रॉपर है तो ये ऐसे बन जाएगा कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, इस तरीके का अगर कोई एक्सप्रेशन है तो वी कैन राइट इट एज क्वोशंट जो आया उसको एज इट इज प्लस अब जो रिमाइंडर बचा डिवाइडेड बाय डिवीजर। अभी जो मैंने पहले चीज लिखी थी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, उसी को तोड़ के हम ये चीज बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? अभी डिवीजर को उधर मल्टीप्लाई कराओ इससे, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी होगा, तो आप खुद इमेजिन करो कि इससे पहले वाली चीज जो लिखी थी वो बनेगी नहीं बनेगी? डिवीजर इनटू क्वोशंट बन जाएगा ये तो, और यहाँ से डिवीजर डिवीजर से कट के केवल क्या रह जाएगा? रिमाइंडर। तो यही लिखा था इससे पहले मैंने, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं किसी भी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे डिविडेंड डिवाइडेड बाय, जैसे ये है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइडेड बाय डिवाइजर है, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? क्वोशंट। क्वोशंट क्या आया? x प्लस रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? ये कट चुका है ना, रिमाइंडर आया -2, तो मैं प्लस की जगह माइनस लगा देता हूं,
-2 डिवाइडेड बाय, डिवाइजर कभी भी चेंज नहीं होगा, याद रखना, डिवाइजर x+1 है, अभी भी x+1 होगा। तो चेक करो, this improper fraction has been changed, या improper rational function has been changed to proper rational function। ये तो proper rational function हो गया, ये तो proper rational function हो गया, और वो एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब हम आसानी से कर लेते हैं, उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि इम्प्रॉपर को बदलने के लिए जब डिवाइड करेंगे तो एक तो लीनियर बनेगा या क्वाड्रेटिक बनेगा, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म यूं ही बन जाएगी, और जो बचा हुआ फ्रैक्शन बनेगा वो अब प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। इम्प्रॉपर से क्या बन जाएगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। क्लियर है सभी को यहां तक? अभी तक मैंने इंटीग्रेशन शुरू ही नहीं किया, अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, सामग्री तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो मेरे को आलू प्याज की सब्जी बनानी है, अब आलू प्याज की सब्जी के लिए आलू लो, बॉईल करो, ये करो, मेरे को पता नहीं जो भी होता है वो सब कर रहा हूँ, अभी तो मैं सामग्री तैयार कर रहा हूँ। अब पढ़ाना शुरू करेंगे एक्चुअली क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। सर No, ये जब sir. डिविजन को अपन क्वोशिएंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? किसको? ये नीचे जो फॉर्मूला लिखा है ना, डिविडेंड अपॉन डिविजन, तो डिविजन को जब क्वोशिएंट से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा? देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, मुझे एक चीज बताओ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही था क्या? यही था क्या? Yes, sir. एक सेकंड। ओके बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो, दिस इज द डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेवम व्हिच वी स्टडीड इन क्लास 9th and 10th। ये तो याद है कनिष्का? ये तो याद है? यस सर। डिवाइडिंग LHS एंड RHS, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिवीजर, क्या मिलेगा? देखो ये तो बन जाएगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवीजर, दिख रहा है LHS में, दिख रहा है? यस सर। इधर डिवाइजर से डिवाइजर कट के बचेगा केवल क्वोशिएंट, दिख रहा है? यस सर। फिर प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवीजर, दिख रहा है? तो ये जो चीज मैंने नीचे लिखी है, दिस हैज बीन डेवलप्ड एक्चुअली फ्रॉम द यूक्लिड्स। इसको भी आप कह सकते हो कि ये भी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही है, उस इक्वेशन को किसी और फॉर्म में लिख दिया बस। अब समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं बच्चों? लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट। No, sir. No? No, sir. Especially the new students, Jhanak and Pragati. Oh, sorry, प्रियांशी शर्मा। कोई डाउट नहीं बच्चों? No, sir. ओके फाइन। चलो अब क्या करना है सुनो, तो देखो अब हमारे पास कुछ तरह के फंक्शंस होंगे जिनको अपन तोड़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, और पहले अपन ये चेक करेंगे कि वो रैशनल फंक्शन है या नहीं है। पहले अपन क्या चेक करेंगे, वो रैशनल फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, क्या होगा बच्चों? नीचे नीचे हमको एक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा? या तो क्वाड्रेटिक या फिर एक क्यूबिक फंक्शन दिखाई देगा। ठीक है, डिनोमिनेटर ऊपर क्या दिखाई देगा हमको? भाई रैशनल फंक्शन चाहिए और वो भी प्रॉपर, तो प्रॉपर चाहिए तो ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक से कम होनी चाहिए। तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक से कम डिग्री वाले कौन से फंक्शन होते हैं? या तो कांस्टेंट और या फिर लीनियर और या फिर क्वाड्रेटिक। तो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक आएगा ऊपर, क्योंकि अगर ऊपर भी क्यूबिक हो जाए तब तो ये इम्प्रॉपर बन जाएगा। बाय द वे ऊपर भी क्यूबिक है तो उसको फिर वापस आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई? थोड़ा क्लियर लिख लूं क्या? देखो फिर से लिख देता हूं मैं। देखो न्यूमरेटर px अपॉन qx टाइप के जो फंक्शंस है, px अपॉन qx टाइप के फंक्शन, जिसमें px जो मिलेगा वो या तो मिलेगा कांस्टेंट, else it will be linear, else it will be quadratic। तो हाईएस्ट उसका क्वाड्रेटिक तक चलेगा काम। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे हमको या तो क्वाड्रेटिक मिलेगा, क्योंकि नीचे लीनियर अगर आ जाता है फिर तो मजा ही आ जाता है ना, और क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक।
इससे ज्यादा हमारे कोर्स में नहीं है। इवन अगर पावर 4 पावर 5 हो तो वो भी पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो सकता है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो कितने तरह के फंक्शन हो गए देखो, आप ऐसे देख लो, कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट बाय क्यूबिक, दो ये हो गए, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्यूबिक, दो ये हो गए, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक तो नहीं बैठेगा, तो सिंपल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बाय क्यूबिक बैठ सकते। तो 4-5 तरह के ये फंक्शंस हैं जिनको अपन पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ सकते हैं। अब तोड़ेंगे कैसे? तो जो हमको नीचे क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फंक्शन गिवन होगा, हम क्या करेंगे, पहले उसको फैक्टराइज करेंगे। पहले उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस में करेंगे? इनटू इनटू लीनियर। क्वाड्रेटिक को तो मैं फैक्टराइज करूंगा इनटू लीनियर, और क्यूबिक को मैं फैक्टराइज कर सकता हूं इनटू लीनियर में भी, और लीनियर एंड क्वाड्रेटिक के कॉम्बिनेशन में भी। ठीक है, कुल मिला के तोड़ना है जितना फैक्टराइज हो सके। पूरा अगर वो लीनियर में फैक्टराइज हो रहा है तो ठीक है तोड़ दो, और नहीं हो पा रहा है, कई बार वो पूरा फैक्टराइज नहीं हो पाता है, लीनियर टूट के और बचा हुआ क्वाड्रेटिक ही रह जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई फंक्शन लिखा, वो टूट के x+1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया, तो अब इसको, अभी ये क्वाड्रेटिक है, x² + 1 क्वाड्रेटिक है, इसको अपन आप थोड़ा ना और थोड़ा तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, तो ये लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक की फॉर्म बन गई। और कई बार टूट भी जाता है, फॉर एग्जांपल अगर ये x² - 1 होता तो अगेन x-1 इंटू x+1 में टूट सकता था। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को तो लीनियर में तोड़ेंगे, लीनियर इंटू लीनियर वाली फॉर्म में, और क्यूबिक को किस में तोड़ेंगे? या तो पूरा ही लीनियर में टूट जाएगा, लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर, क्यूबिक बनाना है ना, और या फिर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक की फॉर्म में टूट जाएगा। तो ये नीचे वाले फंक्शंस को फैक्टराइज करेंगे, और ऊपर वाले फंक्शंस फिर एज पर डिनोमिनेटर आएंगे। डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है उस हिसाब से अपन ऊपर वाले फंक्शंस रखेंगे। ठीक है, चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं। वैसे तो आपकी बुक में देखो ये फॉर्म्स लिखी हुई हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस की 5 फॉर्म्स। ठीक है, एक बार में, एक्सक्यूज मी सर, हाँ वो नोट करना था जब ये आपने लिखा। बेटा आप वीडियो से कर लेना ना, अभी वैसे वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी ये जो लिखवा रहा हूँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको याद करवाऊंगा, लर्निंग टेक्निक कैसे इसको याद करें, क्योंकि ये याद नहीं होता जल्दी से बच्चों को, है ना। तो मैं ये याद करवाऊंगा, याद हो जाता है, मतलब वो टेक्निक समझ में आ जाती है कि सर कैसे याद कर रहे हैं या कैसे लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाय द वे वो याद नहीं होता है तो फिर आपके पास ले देखे एक ही ऑप्शन बचता है, क्या बेटा? रट लो, फिर तो रट ही लो कैसे भी करके। एक बार मैं कोशिश करता हूं आपको याद कराने की, तो ये टेबल में हटा देता हूं। देखो मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें नीचे x-a, अब याद रहे ये माइनस प्लस भी हो सकता है, ये -x-a है, ये x+a भी हो सकता है, बट माइनस लिख लेने से थोड़ा सेफ हो जाते हैं कि माइनस भी आ सकता है ना, इसलिए उन्होंने x-a करके लिखा है। बाकी ये x+, जैसे x+1 x+2 ऐसे एक्सप्रेशंस भी हमको मिल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। x-a और x-b है अगर हमारे पास, हम क्या करेंगे, x-a को अलग लेंगे प्लस x-b को अलग लेंगे। हम क्या करेंगे, x-a को अलग लेंगे एंड x-b को अलग लेंगे। अब सुनो, नीचे है x-a, एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, तो ऊपर की डिग्री छोटी होगी। ऊपर की डिग्री क्या होगी बच्चों? छोटी होगी। तो ऊपर की डिग्री छोटी होगी तो ऊपर a नाम का एक कांस्टेंट है, क्योंकि लीनियर से छोटा तो कांस्टेंट ही होता है, फिर इधर भी लीनियर से छोटा एक दूसरा कांस्टेंट। अब बात करते हैं सर इधर क्या आएगा, तो सुनो, जब मैं इसको, आप कॉमन सेंस से सोचो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए, यानी ऊपर एक लीनियर फंक्शन बनेगा, यस और नो? ऊपर एक लीनियर फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा? कॉमन सेंस से बताओ। यस सर। यस तो सर। लीनियर फंक्शन को मैं कैसे डिनोट करा सकता हूं? px प्लस q की फॉर्म में डिनोट करा सकता हूं। तो पहला पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने की टेक्निक आपको ये याद रखनी है जो मैंने लिखा। देखो बच्चे यहां से यहां याद रखते हैं, मैं अक्सर बच्चों को यहां से यहां और फिर यहां से ये न्यूमरेटर आखिरी में याद करो, ये न्यूमरेटर आखिरी में याद करो कि कैसा बनेगा। पता है डिनोमिनेटर देख के पता लगाया जा सकता है कि कैसा बनेगा, कैसे? जस्ट इनको कॉमन सेंस से सॉल्व करो, लीनियर प्लस लीनियर, लीनियर प्लस लीनियर क्या बनेगा? लीनियर ही बनेगा, छोड़ो। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई डाउट? ये पहला पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने की टेक्निक। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है,
ये पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने की टेक्निक है, जिससे फिर हम क्या करेंगे, इन द एंड ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, वही कंपैरिजन जैसा अपन ने पहले किया था। फिर अभी आपको एक चीज और बतानी है, ये पांचों लिखवा दूं। ठीक है जी, लिख लिया सबने, समझ गए? चलें सेकंड पे। यस Yes, सर। sir. ठीक है, Yes, sir. अब क्या हो, डिनोमिनेटर में कुछ इस टाइप का फंक्शन, कैसे, x माइनस ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ इस टाइप का फंक्शन है x माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो चेक करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है या नहीं है, यस और नो? यहाँ पे डिनोमिनेटर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है या नहीं है, यस और नो? यस सर है। और उसको मैंने Yes, लीनियर और लीनियर में तोड़ दिया। किस में तोड़ दिया बच्चों? लीनियर और लीनियर में तोड़ दिया। मेरा फोकस ज्यादा Yes. लीनियर पे रहेगा, क्योंकि लीनियर का मैं जल्दी से कर देता हूं इंटीग्रेशन। बेटा ए और बी तो कांस्टेंट है, बाहर चले जाएंगे। इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए डीएक्स की कौन सी बड़ी बात है, ए लॉग एक्स माइनस है। तो इसीलिए मैं फोकस करूंगा लीनियर बन जाए, ताकि लॉग से वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, क्वाड्रेटिक को लीनियर और लीनियर में तोड़ देंगे। अब अगेन एक क्वाड्रेटिक है, अगेन एक क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक है, बट वो उससे डिफरेंट है। तो ये पता है कैसे टूटता है, जब भी यहाँ पे स्क्वायर आ जाए, जब भी आप स्क्वायर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, एक बार लीनियर और एक बार स्क्वायर, यानी एक बार क्वाड्रेटिक रखेंगे। एक बार तो लीनियर रखेंगे, प्लस एक बार क्या रखेंगे, वही सेम क्वाड्रेटिक। ठीक है, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में क्या रखना है वो सोचो आप। तो सुनो ध्यान से, यहां पर भी मैं क्या रखूंगा, ए रखूंगा, और यहां पे भी मैं क्या रखूंगा, बी रखूंगा। ठीक है, अब सुनो, अब अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ओ मल्टीप्लाई किया, अब अगर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, बोलो। सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे सबसे पहले। सपोज करो मैंने एलसीएम लिया x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस ए का होल स्क्वायर से x माइनस ए कट गया, केवल x माइनस ए बचा, तो ऊपर a इंटू एक्स माइनस ए ही आएगा, प्लस यहाँ तो b आएगा। आप चेक करो, ये अगेन एक लीनियर फंक्शन है या नहीं है? यस सर। तो लीनियर फंक्शन की Yes. फॉर्म क्या होती है, जैसे अपन ने फर्स्ट में लिखी है, वो की वही फॉर्म होती है, वो की वही फॉर्म पी होती एक्स है, प्लस क्यू। पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे ये लीनियर था तो आपने कांस्टेंट रख दिया, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो आप लीनियर भी तो रख सकते, छोटा रखना होता है ना। तो इसके लिए तो छोटा ये भी पॉसिबल है कि कोई bx प्लस सी हो। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता bx प्लस सी, तो ये तो सेम वही चीज हो गई। फिर आपने इसका अलग क्या किया बताओ, पी एक्स प्लस क्यू को पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर को अगर आप समथिंग प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, तो वापस आप इससे तो वही फॉर्म बना रहे हो ना। तो आप तो उल्टा काम बढ़ा रहे हो, खुद का कम थोड़ा ना कर रहे हो। तो आपको बी एक्स प्लस सी नहीं रखना है, बी ही रखना है, तभी जाके कुछ काम बन पाएगा। ठीक है, द होल थिंग इज दैट बेटा, होल थिंग इज दैट कि नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर बनेगा, और लीनियर के हिसाब से यहाँ पे कांस्टेंट बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? No, sir. सर No, sir. हाँ बोलो। सर फिर फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या हुआ, अपन x माइनस ए के होल स्क्वायर को भी तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, तो वो फर्स्ट वाला ही बन गया वापस। नहीं, लेकिन यहां पे रिपीटेड फैक्टर्स हैं बेटा। देखो फर्क कितना है, फर्क ये है, सुनो ध्यान से, जब यहाँ पे x माइनस ए और x माइनस ए ही होता, तो a इससे और b इससे मल्टीप्लाई नहीं होता, a और b आपस में जुड़ जाते, ये फर्क है। समझ रहे हो बात को? जब यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर्स नहीं होते हैं तो ही ये इससे मल्टीप्लाई होता है, अगर ये सेम हो जाते हैं तब तो एलसीएम ही वो खुद ही हो जाता है। समझ रहे हो? तो रिपीटेड फैक्टर्स में, जैसे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए रिपीटेड फैक्टर है ना, तो रिपीटेड फैक्टर में मैं इसको होल स्क्वायर लिख के एक बार लीनियर और एक बार क्वाड्रेटिक लिखूंगा, और दोनों के ऊपर कांस्टेंट रखूंगा। ऐसा नीचे भी होगा, ऐसा का ऐसा काम नीचे भी होगा। तो ये चीज तो याद रख लो कि क्वाड्रेटिक आते ही एक बार लीनियर एक बार क्वाड्रेटिक रखना है। और फिर ऊपर क्या आएगा, ये चीज आप यहां से सॉल्व करके पता लगा सकते हो कि इसका सॉल्यूशन जो भी एलसीएम एलसीएम लेंगे दैट विल बी अ लीनियर फंक्शन, तो यहाँ पे लीनियर फंक्शन लिख दिया। ठीक है, पर सर अगर दोनों लीनियर आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो भी क्या दिक्कत है, वो भी हो जाएगा ना, वो तो और इजी रहेगा। क्या कह रहे हो? वो दोनों, अगर दोनों सेम आ रहे हैं तो दिक्कत मेरी क्या है, बात, मतलब वो भी तो हाँ हो सकता दिक्कत ही क्या है है, ना। सुनो मेरी बात सुनो।
इसको डिवाइड, इसको जोड़ बाकी करके ये चीज बननी चाहिए, यस और नो? बननी यस सर। चाहिए। सपोज करो इसको मैं सॉल्व करता हूं तो डिनोमिनेटर में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होगा, होगा एलसीएम लोगे तो, यस सर। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर एक लीनियर फंक्शन होगा। दैट मीन्स दिस थिंग एंड दिस थिंग आर कंपेरेबल, ये कंपेरेबल है क्योंकि ये चीज इसमें और ये चीज इसमें इस टाइप की बन सकती है ना। यस सर। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ स्क्वायर मत लो, अब आप खुद सोचो दिस थिंग कभी भी ये थिंग बन सकती है क्या? नहीं बन सकती, क्योंकि आपने x माइनस ए एलसीएम ही x माइनस ए आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर ही मेरा लीनियर बन गया जबकि वहां क्वाड्रेटिक है, और ऊपर कांस्टेंट बन जाएगा उल्टा, तो ये तो कांस्टेंट बाय लीनियर बन गया, जबकि मेरी ओरिजिनल फॉर्म थी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो दिस थिंग एंड दिस थिंग, मतलब यहां से मैं अगर स्क्वायर हटा दूं तो इन दोनों को आप कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते, दीज आर नॉट कंपेरेबल। नीचे यहां क्वाड्रेटिक है तो इनका भी कुछ ना कुछ बन के क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, ठीक है? यस सर, आ गया। समझ आ गया ना? तो क्वाड्रेटिक ही बनना चाहिए, इसीलिए क्वाड्रेटिक वहां पे रखना जरूरी, ठीक है। तीसरा, अब जैसे ये 2 में हुआ वैसे 3 में हो जाए, मतलब 3 फैक्टर्स हो, डिफरेंट फैक्टर्स हो, x माइनस ए एक्स माइनस बी, मतलब रिपीटेड फैक्टर्स ना हो, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, सेम टू सेम काम कर लो ऊपर वाला, सेम टू सेम, नो चेंज। भाई 2 से 3 हो जाए तो बस 3 बार कर दो, x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस, नीचे लीनियर ऊपर कांस्टेंट, नीचे लीनियर ऊपर कांस्टेंट, नीचे लीनियर ऊपर कांस्टेंट। भी छोटा लगाना है, प्रॉपर बनाना है, इम्प्रॉपर नहीं बनाना है। अगर आप ऊपर भी लीनियर रख दो, जैसे ए एक्स प्लस बी रख दो, तो ये तो इम्प्रॉपर हो गया, फिर ये इम्प्रॉपर हो गया, आपको प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बनाना, ठीक है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब सुनो, अब उधर क्या आएगा सर? उधर पता नहीं चल रहा है, अभी पता चल जाएगा। लेट अस सपोज कि मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा, तो यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी एलसीएम आएगा, यस और नो? बोलो, आएगा? Yes. और यस वो सर। एलसीएम एग्जैक्टली डिनोमिनेटर से मैच हो गया, तो डिनोमिनेटर से कंपेरेबल हो गया। अब मुझे चेक करना है कि न्यूमरेटर किसके इक्वल आएगा ताकि वो कंपेरेबल दिखाई दे। तो सुनो, यहां से जैसे मैं a की जगह क्या लिखूंगा, a डिवाइडेड बाय x माइनस ए है, तो x माइनस ए कॉमन फैक्टर है, तो a मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस, यानी कि ये ऐसा कुछ बनेगा, a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। फिर b मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस, यानी कि b इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, एंड c विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस, इट मीन्स एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। आप ऊपर वाले को चेक करो, ठीक है? ये एक क्वाड्रेटिक टर्म बनेगी, ये भी एक क्वाड्रेटिक टर्म बनेगी, और ये भी एक, तो क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक अल्टीमेटली एक क्वाड्रेटिक टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस सर, मिलेगी। तो Yes. ऊपर न्यूमरेटर में, अब इधर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक टर्म रखनी है ताकि कंपेरेबल हो। भाई इधर क्वाड्रेटिक बनती है न्यूमरेटर में, तो इधर भी क्वाड्रेटिक रखनी पड़ेगी ताकि वो चीज कंपेरेबल हो, ठीक है ना? क्वाड्रेटिक टर्म लिखोगे, कैसे लिख सकते हो? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकती है ना? ठीक है जी, याद हुआ तीसरा? Yes, sir. चलते हैं चौथे की तरफ। अब चौथे में क्या हो जाए, है तो क्यूबिक ही, बट इस टाइप का क्यूबिक है, एक तो रिपीटेड फैक्टर है, एक नॉन रिपीटेड। हाँ बोलो कनिष्क। सर फिर तो ये थर्ड वाला इम्प्रॉपर हुआ ना? थर्ड वाला इम्प्रॉपर कैसे हुआ बताओ? सर यहाँ एलएचएस में डिग्री मतलब ज्यादा है और न्यूमरेटर की न्यूमरेटर की ज्यादा और डिनोमिनेटर की कम है, इसलिए। क्यों? डिनोमिनेटर की x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब बनेगा बच्चों, करके देखो, ऊपर स्क्वायर है, कमी तो है, ज्यादा कहाँ है? हाँ सर। ठीक है, चलो अब क्यूबिक वाले हैं सारे, ये भी क्यूबिक, ये भी क्यूबिक, और 5 और शुरू के 2 क्वाड्रेटिक है, मतलब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, और अब तीसरा चौथा 5 में डिनोमिनेटर में क्यूबिक है। सुनो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस है, ये किस टाइप का फंक्शन है सर? ये पहले और दूसरे का कॉम्बो पैक है। पहला क्या था? लीनियर, दूसरा क्या था? क्वाड्रेटिक। नहीं, पहला क्या था?
वो भी क्वाड्रेटिक दिखा। मतलब पहला क्या था, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स थे, लीनियर फैक्टर्स थे, और दूसरे में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। इसमें क्या आ गए, दोनों आ गए, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स भी आ गए और नॉन रिपीटेड भी आ गए। मतलब एक तो रिपीट हो रहा है और एक रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, तो देखो स्क्वायर वाले में क्या करते थे, वो का वही काम कर दो जो सेकंड में करते थे। मैंने क्या कहा, जब भी स्क्वायर आ जाए तो ये सेकंड वाला काम तो करना ही है। क्या किया था अपन ने सेकंड में, एक बार लीनियर रखा था इसको, एक बार लीनियर रखा था, बाद में क्या किया था बोलो कनिष्का, स्क्वायर वाली फॉर्म में रखी थी। ये किया Yes, था या sir. नहीं किया था, ए बी। तो ये काम तो मैंने सेम टू सेम वही कर लिया जो ऊपर है। अब तीसरे का क्या करें, तीसरे का क्या करें, तो तीसरे का आप टेक्निक यूज करो इसकी। इसमें क्या करा था, जब ये तीसरा आ गया था तो इसको एज इट इज आगे जोड़ दिया था, और क्या किया था, तो इसको भी एज इट इज आगे जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय X minus B. ये तो हो गया साहब डिनोमिनेटर। अब इधर कंपेरेबल फॉर्म लिखेंगे। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्वाड्रेटिक से ज्यादा है नहीं, तो ऊपर के दो लीनियर आएंगे, तीसरे चौथे पांचवें में क्वाड्रेटिक आएगा। फिर भी आप एग्जाम में भूल जाओ तो इसको सॉल्व करो। देखो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए के साथ तो लीनियर टर्म जुड़ेगी, नहीं ए के साथ क्या जुड़ेगा, लीनियर क्वाड्रेटिक टर्म जुड़ेगी। देखो a इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म जुड़ेगी a के साथ में, प्लस b के साथ में क्या जुड़ेगा, b के साथ में लीनियर जुड़ेगा क्योंकि इसके नीचे क्वाड्रेटिक है। इसके साथ x माइनस बी जुड़ेगा तो मैं कह सकता हूँ ये लीनियर जुड़ेगा। c के साथ क्या जुड़ेगा, c के साथ अगेन क्वाड्रेटिक जुड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक टर्म प्लस लीनियर टर्म प्लस क्वाड्रेटिक टर्म, अल्टीमेटली तो वो क्वाड्रेटिक टर्म ही होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा या नहीं होगा, बोलो होगा, बताओ होगा ना, यस सर। होगा। ठीक है, चलते हैं अब लास्ट टाइप के टर्म में। उसमें क्या होता है, लास्ट में किस टाइप का फंक्शन है तो नीचे क्यूबिक ही, बट कुछ इस तरह का है कि एक तो लीनियर अलग हो गया, और मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया था कि एक ऐसी फॉर्म बन रही है जिसमें क्या हो रहा है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रही है। एक क्वाड्रेटिक टर्म ऐसी, क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा बच गया जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। देखो बच्चों, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा हमको ऐसी फॉर्म दिखे जो फैक्टराइज हो पाती है। जैसे ये फैक्टराइज हो गई, ये सब में फैक्टराइज हो रही है। अब क्या किया मैंने कि यार एक ऐसी फॉर्म बन रही है सर जो फैक्टराइज हो नहीं पा रही है, एक बस एक लीनियर फैक्टर निकल गया उसमें से, दूसरा तो फैक्टराइज हो ही नहीं पा रहा है। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसको, जो फैक्टराइज हो गया उसको तो जैसे लिखते थे वैसे लिख देंगे, a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस है। अब जो फैक्टराइज ही नहीं हो पा रहा तो उसका डिनोमिनेटर भी यही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट अब इसके ऊपर एक लीनियर टर्म आएगी, और याद रहे, सॉरी बी कैपिटल बी लिख देता हूं मैं ना, इसके ऊपर एक लीनियर टर्म आएगी, बट याद रहे कि ये लीनियर का कांस्टेंट भी बन सकता है, मतलब मैक्सिमम लीनियर टर्म आएगी। क्योंकि क्या चाहिए, नीचे वाली ऊपर वाली डिग्री छोटी चाहिए, तो नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर या कांस्टेंट आ सकता है। तो याद तो ऐसे करो आप कि लीनियर आएगी, बट याद रखना, सपोज करो मैं यहाँ पे बी की वैल्यू 0 रख दूं तो फिर तो केवल कांस्टेंट टर्म ही रह गई ना, बी की वैल्यू अगर 0 रख दो तो कांस्टेंट, लीनियर या कांस्टेंट आएगी। बट याद रखने के लिए आप क्या याद रखोगे, बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में याद रखोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगेन a इंटू क्वाड्रेटिक, ठीक है, और दिस इंटू दिस अगेन क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक, अगेन एक क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पे आपको मिलेगी न्यूमरेटर। सो दिस वाज द फाइनल टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग, डीकंपोजिंग। ये डीकंपोज कर रहे हैं अपन एक तरीके से, डीकंपोजिंग प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इनटू लीनियर इनटू पार्शियल, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं अपन। ये तो एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और ये इसके पार्ट्स हैं, ये एक पार्शियल फ्रैक्शन है, ये दूसरा पार्शियल। तो ये टेक्निक है जिससे अपन ऐसे क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नोट हो गया यहां तक?
एक आध क्वेश्चन देख लो, फिर एक्सरसाइज कल से देखिए। नोट हो गया? अच्छा, नोट हो गया वो तो अच्छी बात है। मुझे ये बताओ, याद हो गया क्या? याद हो गया क्या? बोलो, याद हो गया क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा याद हो गया, ठीक है। एक चीज सुनो, यहाँ पे मैंने ये ए गलत लिख दिया, क्यों? क्योंकि अगर ए यहाँ लिखा है तो फिर या तो मैं इसको ऐसे लिखूं बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। भाई सेम सेम लेटर नहीं ले सकते ना, जरूरी थोड़ा ना कि ये और ये मैच करें। तो या तो अलग अलग लेटर लो या फिर लो ही मत। क्यों? क्योंकि अगर सर यहाँ पे जो भी लेटर होगा वो कॉमन तो आ ही जाएगा। सपोज करो यहाँ 3 है, सपोज करो यहाँ 3 है, तो 3 तो कॉमन आ ही जाएगा ना। तो अल्टीमेटली मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देता हूँ, लो ही मत इसको, है ना। सेम लेटर नहीं ले सकते। तो ये वाली फॉर्म है लास्ट वाली। तो अब आप ये सारी की सारी फॉर्म्स मिला सकते हो, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है। सारी की सारी फॉर्म्स मिला सकते हो, बुक में भी लिखी हुई है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी जो मैंने टेक्निक याद समझाई उससे याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर और कोई चारा नहीं है बच्चों, रट लेना, पर रट जरूर लेना। कैसे रटोगे आई डोंट नो, ठीक है। क्या होता है, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, 10% याद होगा, नेक्स्ट टाइम में 20% याद होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस करते 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 एक्सरसाइज एंड होते होते 100% याद हो जाएगा। ईमानदारी से क्वेश्चन करना, अच्छे से मेहनत करके मतलब टाइम देना उसको, ठीक है। तो आपको एंड तक आते आते ये सारी जो टेक्निक्स हैं 100% याद हो जाएंगी या यूं को रट जाएंगी, ठीक है। तो शुरू करें एक आध क्वेश्चन, बोलो। यस सर। अच्छा, एक चीज सुनो, इससे पिछली एक्सरसाइज में क्या था? इससे पिछली एक्सरसाइज में क्या था? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो मुझे बताओ, आप कहोगे सर इसको भी तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था, उसको भी तो कर सकते थे ना। तो एक चीज बताऊं आपको, हाँ जी सर, बस 2 मिनट। एक चीज बताऊं आपको, जो इससे पहले 7.4 में अपन ने सॉल्व किया है, ठीक है, जो चीजें अपन ने सॉल्व करी हैं वो भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक टाइप है, वो भी। बस 2 मिनट। कल 7 से 8 है क्लास सर, कल तो कंटिन्यू चलेगी करीब 10-11 बजे तक। हाँ, 11 बजे के बाद बुला लो, 11 बजे बुला लो, 11 बजे तक चलेगी, क्योंकि संडे है ना, बच्चों को सुबह ही बुलाएंगे सारों। हाँ सुनो, क्या कह रहा था, जो हमने इससे पहले 7.4 में सॉल्व किया है ना, क्या किस तरह के क्वेश्चंस थे वहां पे? कुछ इस तरीके के क्वेश्चन थे, जैसे कि dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, जो भी अपन कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7.4 में, वो सब भी पार्शियल फ्रैक्शन का ही एक टाइप था। बस वो एक टाइप था, और यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं। मैंने आपको उस टाइम ही बताया था कि एक्चुअली अपन वहां पे भी पार्शियल फ्रैक्शन ही कर रहे हैं, पर वो अपने को पता नहीं है कि अपन कर रहे हैं। वहां पे अपन ने रट लिए कुछ फॉर्म्स, सिस्टम कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स हमने रट ली, और यहाँ पे हम एक्चुअली अब टेक्निक देख रहे हैं कि वो फॉर्म्स भी कौन सी टेक्निक से डेवलप हुई, वो फॉर्म्स भी इसी टेक्निक से डेवलप हुई है। तो एक्चुअली व्हाट वी डिड इन 7.4 वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, वाज ए टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, उसका एक ही टाइप था। अभी अपन पूरे टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आज स्कूल जाना है क्या आप लोगों को, या ऑफ है? सर हमने हॉलीडे किया है। छुट्टी की है। तो एक बार मैं मेरी सीट चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरी क्लास आ गई है। एक बार आपको बच्चों, एक बार फिर से लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, ठीक है। तो मैं 15-20 मिनट की और क्लास लेते हैं, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, तो ऑफिस में दूसरे सिस्टम पे लॉगिन कर रहा हूँ। आप बस 2 मिनट में फिर से लॉगिन करो, तो 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन ही देखेंगे, एग्जाम्पल। ये जो भी सीखा उसका क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा। कल से फिर अपन एक्सरसाइज देखेंगे। इज दैट फाइन? ठीक है ना, आ जाओ फटाफट, 2 मिनट में फिर से लॉगिन करो, ठीक है ना। ये 5 तो है हमारे किसी भी टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म, ठीक है। और फिर उनको रैशनल फंक्शन की फॉर्म है समथिंग बाय समथिंग, और ये रैशनल फंक्शन कैसे होने चाहिए? प्रॉपर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर बनाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर इनकी 5 जो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है वो हमको याद होनी चाहिए। याद है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखें। याद रहे, यहाँ पे ए बी और सी हमेशा लीनियर नंबर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये लीनियर नंबर्स नहीं हुए, मान लो ये लीनियर नंबर्स नहीं हुए, मतलब लीनियर
फंक्शन नहीं कह रहा हूं मैं, लीनियर फंक्शन नहीं कह रहा हूं, लीनियर नंबर्स कह रहा हूं, मतलब कांस्टेंट्स होने चाहिए। अगर ये कांस्टेंट्स नहीं हुए तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं, फिर तो कुछ सेम टू सेम जैसे पहले थे उसी फॉर्म में रहेंगे। लेट अस सपोज b की वैल्यू मान लो 3x+2 हुई, तो फिर इसमें और उसमें फिर फर्क ही क्या बचा, वो तो वैसे भी ऐसे ही था, ये भी कुछ 3x+2 टाइप का फंक्शन था। तो ये हर हाल में क्या होने चाहिए, कांस्टेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इन कांस्टेंट्स को बाहर लेकर फिर जो बचता है उसका इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है, वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाती है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखना ध्यान से, है ना, आप लोग सॉल्यूशन मत देखना, आप लोग अब दिमाग लगाना कि मैं अपने आप कैसे करूं उसको, है ना। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन, सबसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो ये किस टाइप का फंक्शन दिखाई दे रहा है मुझे, अभी अभी जो हमने किया था, तो ये कुछ ऐसा फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें नीचे नीचे तो है a-x, मैं कंपेयर करके बता देता हूं, सॉरी x-a, और फिर रिपीट नहीं हो रहा है, दूसरा लीनियर फैक्टर है x-b। इसको हम कैसे तोड़ते थे याद करो, x-a प्लस x-b, और ऊपर क्या लिखते थे, a b, और फिर उससे यहां पर एक लीनियर फंक्शन बनता था, तो हम उसको लिख देते थे px+q। ये वाली टाइप है या नहीं, बताओ, पहली बोलो, यही वाली टाइप है, यस ठीक है। Yes, sir. चलो तो अपन कंपेयर करते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल है dx डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन इज x+1 इंटू x+2। मैंने क्या कहा था, ये फैक्टर प्लस में भी आ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। माइनस याद करने का तरीका है, माइनस से इसलिए याद कराया जाता है ताकि ऐसा याद रहे कि माइनस भी आ सकता है। देखो प्लस से माइनस याद रह जाता है, माइनस से प्लस याद रह जाता है, प्लस से माइनस याद नहीं रहता। तो अगर मैं केवल प्लस लगाता हूं वहां पे x+a+b, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद माइनस में तो ये चीज चलेगी नहीं, इसलिए याद माइनस में करवाया है, चलेगा दोनों में, प्लस में भी एंड माइनस में भी। क्या करूंगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने वाला हूं मैं, x+1 इंटू x+2, ठीक है। यहाँ पे एक वन आ रहा है, देखो हमारे हिसाब से लीनियर आना चाहिए था लेकिन कांस्टेंट आ रहा था। मैंने क्या कहा था, वो जो लीनियर आना चाहिए था px+q, वो भी तो कांस्टेंट भी तो बन सकता है अगर मैं p को 0 बना दूं, तो वो लीनियर आना चाहिए था, दैट मीन्स वो मैक्सिमम लीनियर आना चाहिए था, उससे छोटा तो आ ही सकता है, उससे बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लीनियर की जगह कांस्टेंट आ रहा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर मुझे तो लीनियर ही चाहिए, ये भी चलेगा ना, ठीक है। कैसे डिकम्पोज करेंगे हम इसको, x+1 ऊपर a प्लस यहां पे लिख दूंगा b x+2, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यह होगा कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर तो एज इट इज कंपेरेबल हैं और कट जाएंगे, भाई एलसीएम लेंगे तो वही x+1 इंटू x+2 हो जाएगा। तो मैं पहला क्वेश्चन है तो इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डायरेक्ट चलेगा। ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1, और नीचे क्या हो जाएगा, x+1 इंटू x+2। तो अब ये कंपेरेबल फॉर्म में है, देखो डिनोमिनेटर तो एज इट इज एक तरीके से कट गया, तो केवल न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कंपेयर करके मैं a की और b की वैल्यू निकाल सकता हूं, a और b की वैल्यू यहां पुट अप कर दूंगा और इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाएगी। तो कंपैरिजन करके अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी, डिनोमिनेटर से पूरा कट गया, लेट्स से, तो यहां से क्या आया, यहाँ पे न्यूमरेटर बचता है 1, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है 1 इक्वल्स टू, एक्स को कॉमन ले लूं तो a प्लस बी इंटू एक्स हो गया, ये तो हो गई लीनियर टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या बचेगी, 2a प्लस बी, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे, देखो LHS में कोई भी लीनियर टर्म नहीं है, LHS में कोई भी लीनियर टर्म नहीं है, तो a प्लस बी को आप लीनियर टर्म से कंपेयर करते, मान लो यहाँ पे 2x होता तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाती है 2, लेकिन यहाँ पे कोई भी लीनियर टर्म नहीं है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे, इधर की कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 1 से, तो 2a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। समझ आया क्या, बोलो, यस सर कंपैरिजन कर रहे हैं, a प्लस बी की वैल्यू तो हो गई 0, एंड दूसरी इक्वेशन बन गई 2a प्लस बी की वैल्यू हो गई 1। अब यहां से इन दो इक्वेशंस को एक तरीके से सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी हमको आती है, हम क्या कर सकते हैं, मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 में से या 2 में से 1 को माइनस कर दूं, इक्वेशन 2
माइनस इक्वेशन 1 कर दूं तो देखो 2a माइनस ए तो बचेगा a, b माइनस बी कट जाएगा और 1 माइनस 0 RHS बचेगा 1। तो a सॉल्व हो गया मेरा 1। अब a की वैल्यू में किसी में भी पुटअप कर दूं, सपोज करो 1 में पुटअप कर दूं, a प्लस बी था तो 1 प्लस बी हो जाएगा, 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो वहां से b आ जाएगा -1। तो a भी सॉल्व हो गया, b भी सॉल्व हो गया। अब इस a और b की वैल्यू मैं ऊपर उस वाली फॉर्म में पुटअप कर दूंगा। यहाँ पे तो मैं पुटअप कर दूंगा a की वैल्यू, यहाँ पे मैं पुटअप कर दूंगा b की वैल्यू, और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या लिखता हूं, सो मेरा ओरिजिनल जो इंटीग्रेशन था dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, उसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में डीकम्पोज किया था तो वो कुछ ऐसा बना था। कैसा बना था, a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। कल तक मेरे पास a और b की वैल्यू नहीं थी, बट आज है, होल मल्टीप्लाइड बाय dx। कल तक मेरे पास a और b की वैल्यू नहीं थी, पर आज है। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -1, जस्ट पुट इट डाउन। तो a की वैल्यू तो है 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बाय एक्स प्लस 1, और माइनस लग जाएगा, -1 है तो इंटीग्रेशन dx बाय एक्स प्लस 2। तो ये बहुत ही आसान और इंटीग्रेबल फॉर्म बन गई। इसको लिख सकता हूं मैं लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस 2, और सब कुछ इंटीग्रेट हो गया तो प्लस सी। एक्चुअली जो भी काम किया वो तो सिंप्लीफिकेशन का काम किया, इंटीग्रेशन तो केवल यही लग रहा है लास्ट स्टेप में। एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, वो तो मुश्किल से 5% यूज हो रहा है, बाकी 95% तो हम केवल फंक्शंस को डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये टेक्निक्स हमको शुरू से ही आ जानी चाहिए थी कायदे से। तो भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आती तो अभी देख लो कितना आसान लगता है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, अभी भी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। और भी इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। व्हाट इज log a माइनस log b, log ऑफ a बाई b। तो आई कैन राइट इट एज x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मॉडुलस प्लस सी। आंसर बोलो, समझ में आया सभी को? बोलिए। आया समझ? यस सर। प्रियांशी को समझ में आ गया? ओके ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करूंगा मैं। ये जो हमने कंपेयर किया, कहां से लेके कहां तक, यहां से लेकर और यहां तक जो हमने कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाली, ये जो मेथड है इसको बोलते हैं कांस्टेंट कंपैरिजन मेथड, कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, कहां किया, देखो यहां किया। a प्लस बी को x के कोएफिशिएंट को, जो x का कोएफिशिएंट यहां है उसको x के कोएफिशिएंट जो वहां है उससे कंपेयर किया, वहां 0x का कोएफिशिएंट, तो ये कंपैरिजन हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से, तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड, और ये गिवन है NCERT में। बट जनरली जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो इस तरीके से, अभी तो एक ही 2 इक्वेशन बनी है, कई बार 3 और कई बार 4 भी बन जाती है। तो उन इक्वेशंस को पहले तो सॉल्व करो, वो अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाती है। उन इक्वेशंस को सॉल्व करो, ए और बी की वैल्यू, फिर इंटीग्रेशन में पुटअप करो, तो काफी लेंदी इक्वेशन हो जाता है। तो हमने भी एक प्रैक्टिस करते करते, आपको दूसरी बुक्स में जैसे आरडी और जो दूसरी बुक्स है उसमें मिल जाएगी ये सारी टेक्निक्स। तो उस टेक्निक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और हम एग्जाम में वही टेक्निक यूज करने वाले हैं। उस टेक्निक को कैसे यूज करते हैं देखो। देखो हम क्या करेंगे, यहां तक तो करना ही है, इसके बाद अपन कोएफिशिएंट कंपैरिजन नहीं करेंगे। अच्छा, कई बार तो कंपलसरी होता है, करना पड़ जाता है। कई बार ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये काम नहीं करती है, फिर अंत में वही होता है कि कोएफिशिएंट कंपैरिजन ही करना पड़ता है। बट यूज करें, सोचेंगे कि उससे बच जाए तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। कैसे करेंगे सुनो, इसमें मैं क्या करूंगा, 2 टर्म्स है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। मैं क्या करूंगा, दोनों में से किसी एक टर्म को 0 बनाने की कोशिश करूंगा। ये तो लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है।
तो लीनियर टर्म को जीरो बनाया जा सकता है कैसे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुटअप कर दूं, अच्छा x यहां है, कल को मान लो x वहां होता, जैसे 3x+1 होता, तो ये x की वैल्यू अगर आप जीरो यहां पुटअप कर रहे हो तो वहां भी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं केवल RHS में कर दो, LHS में भी करनी पड़ेगी, बट अभी तो है ही नहीं, अभी तो है ही नहीं, तो RHS में पुटअप होगा। बट इन केस कि जरूरी थोड़ी ना यहाँ पे हमेशा आपको कांस्टेंट ही दिखाई दे, यहाँ पे 3x+1 ऐसे कुछ भी लीनियर भी दिखाई देगा, तो उस केस में मैं a+b को 3 से कंपेयर करता, उस टेक्निक से चलता। तो इस टेक्निक से चलूंगा तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू मैं जीरो यहाँ पुटअप कर रहा हूं तो वहां भी करूंगा, अभी तो है नहीं तो एक ही जगह पुटअप करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, स्लाइड चेंज, मैं क्या कह रहा हूं, पुटिंग x इक्वल्स टू जीरो। भाई ये एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन में हम x अगर यहाँ है और यहाँ हम वैल्यू कुछ भी पुटअप कर सकते हैं ना, ये दोनों इक्वेट होंगे, LHS RHS इक्वल होंगे, तो मैं क्या कर देता हूं, पुटिंग x इक्वल्स टू जीरो। पुटिंग x इक्वल्स टू जीरो करते ही देखो LHS तो बना 1, LHS तो बना 1, अच्छा यहाँ पे पुट कर ही नहीं सकते, यहाँ पे बच्चों पुट कर ही नहीं सकते, प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो भैया कोएफिशिएंट कंपैरिजन नहीं चलेगा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं वहां बताता हूं, है ना। यहाँ पे ये टेक्निक नहीं चलेगी, मैंने क्या कहा कि जनरली वो टेक्निक फेल भी हो जाती है, फिर अंत में चारा क्या बचता है, कांस्टेंट कंपैरिजन। क्योंकि यहाँ से अगर मैं सपोज करो मैंने x की वैल्यू जीरो पुटअप कर दी तो वहां तो बचा 1, यहाँ क्या बचेगा, ये x जीरो पुटअप किया, ये x जीरो पुटअप किया, तो ये पूरी चीज जीरो हो गई, तो बचेगा क्या, केवल 2a+b, तो ये तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2a+b। अब उससे मुझे क्या मिला, उससे मुझे a और b की वैल्यू नहीं मिली। कई बार क्या होता है, जैसे x की वैल्यू जीरो पुटअप करता हूं ना मैं, और होता क्या है वहां पे केवल a और b में से अकेली चीज होती है, मान लो ये b होता केवल, या 2a होता केवल, मान लो b नहीं होता, तो यहाँ पे भी 2a बच जाता और a की वैल्यू सीधे ही आ जाती, x की वैल्यू जीरो पुटअप करने से सीधे a की वैल्यू आ जाती, कोई इक्वेशन बनानी नहीं पड़ती। बट कुछ 10% चांसेस में ऐसा भी होता है कि टेक्निक फेल होती है, तो फिर अपने को कोएफिशिएंट कंपैरिजन, तो इसमें तो ऐसे ही चलेगा, अभी अगले क्वेश्चन में आएगी ये, यूज हो पाएगी ये टेक्निक, तो फिर हम देखते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, मतलब बोलो, देखो एग्जाम्पल 12 देखो, रेडी हो, x² + 1 x² - 5x + 6 I इक्वल टू x² + 1 x² - 5x + 6 इंटू dx। आवाज आ रही है मेरी, रेडी हो सब लोग? यस सर। ठीक है, देखो इसमें कैसे करेंगे अपन, मुझे बताओ, अभी तो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ ही नहीं सकता हूं, बताओ क्यों? कैन एनीवन टेल मी कि व्हाई कांट आई ब्रेक इट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन इन दिस पोजीशन? बोलो। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए। अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री बराबर है, तोड़ने से पहले वी विल मेक श्योर कि ये प्रॉपर बन जाए। क्या बन जाए, क्या बन जाए, प्रॉपर बन जाए। पहले प्रॉपर बनाकर फिर तोड़ना शुरू करना है, उससे पहले तोड़ना शुरू नहीं करना है। तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कर रहा हूं मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमने सीखा था 9th-10th में, x² - 5x + 6। तो x² से x² 1 टाइम जाएगा, 1 × x², फिर वही -5x + 6, क्या करूंगा, साइन चेंज, तो ये तो 5x बच जाएगा यहाँ पे, और 1 - 6 क्या होता है, 1 - 6 होता है -1 - 6 क्या होता है, -5 होता है। ठीक है जी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्वोशंट, क्वोशंट क्या है 1, प्लस रिमाइंडर क्या है 5x - 5, और 5x - 5 में से भी आप 5 को कॉमन ले सकते हो ना, 5x - 5 में से भी आप 5, चलो एक बार तो 5x - 5 ही लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में ले लेना, डिवाइडेड बाय डिवीजर सेम रहेगा। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन में चेंज हो चुका है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, प्रॉपर में चेंज हो चुका, क्योंकि देखो अब डिग्री 2 बच गई और यहाँ पे डिग्री 1, तो छोटा हो गया। और इस 1 का इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं, आपको सर 1 का क्या करना, अरे 1 का इंटीग्रेशन तो कर सकते हो ना, 1 तो ऑलरेडी इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म है। बोलो समझ में आया? और अगर आपको डाउट हो तो इसको इससे गुणा कराओ, x² - 5x + 6, फिर इसमें ये जोड़ो +5x - 5, सॉल्व करो, -5x + 5x कट गया, 6 - 5 1, x² + 1, वापस वही डिविडेंड आ गया। तो यानी कि हमने सही किया। सब क्लियर है यहां तक? बोलो
यहां तक क्लियर है क्या? बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? कैसे हमने इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाया? सबसे पहला काम यही करना है पार्शियल फ्रैक्शन वाले एक्शन, सबसे पहले हमको चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं। अब इंटीग्रेशन डिवाइड कर दो तो 1, तो ये हो जाएगा केवल dx, और मैंने क्या कहा था यहाँ से 5 कॉमन ले लेना, 5 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर बच जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू dx। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन तो हो गया x, और मैं इसको 5i1 लिख देता हूँ अल्फल, x प्लस c1 कर दो, मान लो कि यहां से c1 निकल के आया होगा, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ 5i2 लिख देता हूँ। अब i2 को अलग से सॉल्व करते हैं। अब i2 सॉल्व होगा किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से। i2 क्या है मेरे पास? इंटीग्रेशन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा जी, क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो नीचे वाले फंक्शन को फैक्टराइज करते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का कॉम्बो पैक है या नहीं है? बोलो, ऊपर x माइनस 1, नीचे वाले फंक्शन को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। बोलो, यहां तक कोई डाउट? बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट? सर नो। अब क्या करेंगे? अब अपन इसको कंपेयर करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर तो है x माइनस 1, यहाँ पे है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। कैसे ब्रेक करेंगे? नीचे दो ही फैक्टर्स हैं और अलग अलग फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं, तो a डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 डिवाइड प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 से कंपेयर करेंगे। ऐसा कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, जब एलसीएम लोगे तो ये और ये कट जाएगा। ऊपर न्यूमरेटर क्या बचेगा? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और इधर एलएचएस में है हमारे पास x माइनस 1, तो a इंटू एक्स माइनस 3 बच गया प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 बच गया। तो कोई डाउट? अब a और b की वैल्यू चाहिए, तो वापस वही चीज, एक टेक्निक क्या है हमारे पास? एक टेक्निक है कोएफिशिएंट कंपैरिजन, लेकिन यहाँ पे मैं अब कोएफिशिएंट कंपैरिजन की टेक्निक यूज नहीं करूंगा। देखो, सीधे आंसर लाएंगे, सीधे, बिना उसको यूज करें। कैसे? हम क्या करेंगे, इधर जो टर्म्स है हमारे पास, जैसे 1 2 कई बार 3 4 भी होती है, उनमें से कोई भी एक या दो टर्म्स को, एक होती है तो एक, दो होती है तो दो, कुछ जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले लूं तो 3 माइनस 3 ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यस और नो? यस और नो? एक बार Yes, sir. सोचो, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन में पुटिंग x इक्वल्स टू 3 कर देता हूं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, एलएचएस में भी x है, तो एलएचएस में भी x की वैल्यू 3 पुटअप करना, केवल आरएचएस में नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 यानी कि 2, ये 0 हो गया, इसको लिखो ही मत चाहे से 0 प्लस, और उधर भी x की वैल्यू, हर जगह x की वैल्यू 3 पुटअप करनी है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो 3 माइनस 2 क्या होता है? 1, 1 इंटू बी क्या होता है? b। चेक करो, चेक करो कितनी आसानी से हमारे पास b की वैल्यू 2 आ गई। अब सर दूसरा, अब एक काम करो, अब एक काम करो, देखो, इसको 0 बनाया तो b की वैल्यू आई, अब इसको 0 बना दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। इसको 0 बनाने के लिए बोलो x की वैल्यू क्या पुटअप करनी पड़ेगी? 2। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम x की वैल्यू 2 पुटअप कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू 2। तो उससे क्या हो जाएगा, पूरे पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुटअप करनी है। 2 माइनस 1 1, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, यानी माइनस 1 इंटू है, माइनस है और वो तो 0 बन ही गया, तो यहां से a की वैल्यू माइनस 1 आ गई। इससे जल्दी आप नहीं कर सकते, a और b की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर आप कोएफिशिएंट कंपैरिजन में जाते तो बताए क्या करते, आप करते ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b, बिल्कुल बच्चों की तरह करते आप। ax, a प्लस b कॉमन ले लिया, इंटू एक्स, a प्लस बी कॉमन लेके इंटू एक्स, आगे चलते हैं, प्लस मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट क्वेश्चन में भी हम कर पाते हैं, मैंने स्टेप ही नीचे वाली पकड़ ली, मैंने सीधे इस स्टेप में करने की कोशिश करी, है ना? है ना बच्चों? लास्ट स्टेप में भी हम ये टेक्निक आजमा सकते थे, लेकिन मैंने स्टेप ही गलत पकड़ी। कौन सी स्टेप में करना होता है वो तो देखी नहीं, इस स्टेप में करना होता है, फर्स्ट स्टेप में, और हम करने लगे इस स्टेप में। अब इस स्टेप में x की वैल्यू 0 पुटअप करने से क्या होगा, तो इसी स्टेप में कुछ पुटअप करना था। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम उसको इस टेक्निक से कर सकते थे। दैट मीन्स करीब करीब सब में कर पाओगे, 90 to 95% में कर पाओगे, कोई 2-5% केसेस बच जाते हैं, उसमें फिर ओरिजिनल तरीके पे आना पड़ता है। देखो, फिर आप क्या करते, a प्लस बी को कंपेयर करते 1 से,
a प्लस बी इक्वल टू 1। फिर आप क्या करते, कांस्टेंट को कंपेयर करते -1 से, -3a माइनस 2b इक्वल टू -1। फिर इन इक्वेशन को जोड़ते घटाते सॉल्व करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते या 2 से मल्टीप्लाई करते, प्लस माइनस करते। बताओ इतनी जल्दी ला पाते क्या जितनी जल्दी अभी हमने इस टेक्निक से लिया है b एंड a की वैल्यू? नहीं ला पाते? हाँ सर। ठीक है ना, a और b की वैल्यू क्लियर है। अब क्या है, अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। नाउ अब मेरा I2 सॉल्व कर रहा था मैं, राइट? मेरा I2 क्या था? मेरा I2 था, क्या था? I2 was x minus 1 divided by x minus 2 into x minus 3, x minus 2 into x minus 3 dx। इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस में डीकम्पोज किया था, तो वहां से मुझे मिला था a डिवाइडेड बाय x minus 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x minus 3 इंटू dx। कल तक a और b की वैल्यू थी नहीं, आज a और b की वैल्यू है। a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 2। a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय x minus 2 प्लस डिवाइडेड बाय x minus 3 होल मल्टीप्लाइड बाय dx। अलग अलग कर दो, इट इज माइनस साइन को कॉमन ले लो बाहर, तो इट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x minus 2 और इट इज व्हाट, 2 को बाहर ले लो तो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x minus 3। अब ये काफी इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म है, इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ लॉग मॉडुलस x minus 2, उसको लिख सकते हो 2 लॉग मॉडुलस x minus 3। सब कुछ हो गया है, प्लस C2 यहाँ डाल दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, I2 की वैल्यू वहां पे पुट अप कर देंगे, तो ओरिजिनल इंटीग्रल आपका शायद कुछ ऐसा बन के आ गया था, x प्लस C1 प्लस 5I2 था शायद, प्लस 5I2 था, प्लस 5I2 था। I2 की जगह ये रख दो, माइनस लॉग मॉडुलस x minus 2 प्लस 2 लॉग मॉडुलस x minus 3 प्लस C2। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर दो, तो इट इज x प्लस C1 मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू माइनस लॉग मॉडुलस x minus 2 विल बी -5 लॉग मॉडुलस x minus 2। फिर 5 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज 5 टू 10 लॉग मॉडुलस x minus 3। फिर 5 से C2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 5C2। नेक्स्ट स्टेप में C1 और C2 को उड़ा दो और C लिख दो, तो आई विल राइट इज फाइनल स्टेप इज x minus 5 log x minus 2 प्लस 10 log x minus 3 प्लस एक कॉमन C, वेयर C को किससे रिप्लेस किया आपने, C1 प्लस 5C2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। लेट मी नो अगर किसी को कोई डाउट। बोलो, कोई डाउट? नो? प्रगति, प्रियांशी, बोलो। कोई डाउट नहीं है? मुझे बताओ, इसको अगर कॉमन लॉग बनाना हो तो क्या करोगे? इस पार्ट को अगर कॉमन लॉग बनाना हो, या फिर यूं कहूं इस पार्ट को कॉमन लॉग बनाना हो तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को पावर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉडुलस x minus 2 और 2 को वहां पहुंचा दिया, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x minus 3 का होल स्क्वायर। मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर का हमेशा पॉजिटिव होगा। अब क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस वाले को ऊपर लिखेंगे, यानी कि x minus 3 का होल स्क्वायर तो ऊपर लिखेंगे और माइनस वाले को नीचे लिखेंगे। तो इस पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हो सकता है कई बार आंसर इस फॉर्म में भी आ जाता है। क्लियर है? यस सर। सर ठीक है। अच्छा, कई बच्चों को इसमें डाउट होता है कि सर आपने है ना इस फंक्शन को ऐसे कैसे लिख दिया या ऐसे कैसे टूट गया। तो बेटा अगर डाउट हो ना कभी भी, फटाफट वापस सॉल्व करके देख लो, आप ये चेक कर लो कि ये मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। एक्चुअली ये चीजें है ना 7th 8th में भी सिखाई जाती हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। भाई कोर्स में तो होती है, बट वो किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती है, कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते। ये एक्चुअली जो चीज कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, तो अब सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इजीली, जो अपन ने जूनियर क्लासेस में कई बार किया है ना।
देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो। x-2 इंटू x-3 तो हो गया एलसीएम, -1 इंटू x-3 3 - x हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और 2 इंटू x-2 हो जाएगा 2x-4। इसको सॉल्व करो, 2x - x x -4 + 3 -1, x-1 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x-3। चेक करो। तो जो हमने इसमें चेंज किया है वो मैथमेटिकली करेक्ट है, ऐसे ही नहीं लिख दिया हवा में, ठीक है ना। हमने बस उसको दूसरे उसकी शक्ल बदल दी है, चीज वो वही है, वैल्यू अभी भी वही है जो ऊपर है, हमने केवल उसको इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज किया है ताकि वो इंटीग्रेट अच्छे से हो जाए। प्रोडक्ट से एक तरीके से यूं ले लो, प्रोडक्ट से सम पे आए हम, प्रोडक्ट टू सम करने में हमको मजा आता है, इंटीग्रेशन बाद में, है ना। समझ में आया? बोलो, बोलिए। Yes, sir. ओके, अब आगे कैसे ही होंगे, जैसे ये ABC 3 आ गए। हाँ, 14th एंड 15th आर इंपॉर्टेंट, 14th 15th इंपॉर्टेंट। मैं पूरे नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, जल्दी से ऐसे सॉल्व करवा देता हूँ, 1 सेकेंड। बोलो 13th वाला क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करेंगे, पहले तो ये बताओ 13th वाले क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करेंगे। इसको लिखूंगा मैं a डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में हम क्या करते हैं बेटा, एक बार तो लिखते हैं लीनियर, दूसरी बार लिखते हैं क्वाड्रेटिक, और तीसरा जो फैक्टर है उसको एज इट इज c डिवाइडेड बाय x+3, लाइक दिस। और आगे का काम फिर क्या करेंगे, अब इस बार ABC 3 बनेंगे भाई, इस बार ABC 3 बनेंगे। तो अगर आप चाहो 3 वाला और कोई हो तो मैं सीधे वही करवा दूं, 3 वाला फिर और कोई है नहीं, तो मैं केवल इसमें ABC की वैल्यू निकाल के बता देता हूं बच्चों, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे जल्दी से देख लो, हमारे पास है, केवल ABC की वैल्यू निकाल देता हूं, बाद का काम आप अपने आप कर ही लोगे। 3x - 2 डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। मैं इसको 3 टर्म्स में तोड़ रहा हूं, a डिवाइडेड बाय x+1 लीनियर, b डिवाइडेड बाय x+1 क्वाड्रेटिक, और तीसरा c डिवाइडेड बाय x+3। न्यूमरेटर तो सेम आ ही जाएगा ना, ओ सॉरी डिनोमिनेटर तो सेम आ जाएगा, न्यूमरेटर चेक करता हूं। न्यूमरेटर इधर बनेगा 3x - 2, उधर क्या बनेगा बोलो, उधर क्या बनेगा, a किससे मल्टीप्लाई होगा, कोई बताएगा। इधर सिंप्लीफाई करेंगे तो a किससे मल्टीप्लाई होगा, x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। गलत, सरासर गलत। हमेशा थोड़ी ना ऐसे करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई। बेटा एलसीएम क्या आया, ये आया ना, इसका एलसीएम क्या आएगा, x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3, ये एलसीएम आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक पावर तो कट जाएगी, फिर a केवल इससे मल्टीप्लाई होगा, x+1 इंटू x+3 से होगा, x+1 के होल स्क्वायर से नहीं होगा। समझ आया क्या? यस सर। ठीक है, तो हमेशा ऐसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, थोड़ा ध्यान से देखना होता है कि एलसीएम क्या आ रहा है। अगर बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स होती है तो फिर तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स नहीं है, फैक्टर्स सेम है, x+1 सेम फैक्टर आ रहा है। हाँ, b जो होगा x+1 होल स्क्वायर, तो एलसीएम देखो ऐसे चेक किया करो आप, है ना, ये तो है एलसीएम, इसको इससे काट दो, बचा क्या x+3, तो b किससे मल्टीप्लाई होगा, x+3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। अब देखो c किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये x+3 से x+3 कट गया, तो c किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+1 के होल स्क्वायर से। अब समझ में आया? बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो a भी ऐसे ही हुआ था कुछ, a में क्या हुआ था, x+1 से एक पावर कट गई थी, तो x+1 इंटू x+3 से मल्टीप्लाई। अब अगर मैं इसको कोएफिशिएंट कंपैरिजन पे लेके जाऊं, पता है 3 इक्वेशन बनेगी a b c में, और फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करना कम से कम 5 से 10 मिनट भी आप हो सकता है कि उसी में वेस्ट कर दो। हम क्या करेंगे, स्मार्ट टेक्निक यूज करेंगे। 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में से एक या 2 टर्म्स को जीरो बनाने की कोशिश करो, एक बना पाते हो तो एक बनाओ, नहीं तो 2 भी बन जाती है कई बार। कैसे, अभी मैं 2 बना सकता हूं, बताए कैसे, x की वैल्यू -1 रख दूं तो ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। यस और नो, यस और नो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x की वैल्यू -1, पुटिंग x की वैल्यू -1 वी विल गेट, दोनों साइड करनी है, LHS में भी करनी है, तो 3 इंटू -1 इज -3 -2
और इधर आ जाओ, इधर ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, मैं लिखता ही नहीं हूँ। सोल्व क्या करना, जब इधर -1 पुटअप किया, -1 + 1 0 हो गया, तो ये तो जीरो ही हो गया, सॉल्व करेंगे ही नहीं इसको। प्लस इधर आ जाओ, तो ये हो जाएगा -1 + 3 2, तो ये हो जाएगा 2b, और ये भी जीरो हो जाएगी, इसको भी सॉल्व नहीं करते। तो सीधे के सीधे b की वैल्यू आ गई, 2b की वैल्यू आ गई -5, विच गिव्स में b की वैल्यू -5/2। ठीक है, एक बार b की वैल्यू जो ये आई है बच्चों, इसको अब आप अगले नेक्स्ट टाइम में यूज कर सकते हो a और c की वैल्यू निकालने के लिए। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। अब क्या करें, इसको जीरो बना के देख लिया। अब अगर मैं x की वैल्यू -3 पुटअप करूं तो क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी और ये टर्म जीरो हो जाएगी, वहां से c की वैल्यू बची हुई आ जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम ये कर लेते हैं, पुटिंग x की वैल्यू -3, पुटिंग x की वैल्यू -3 दोनों साइड LHS RHS। तो LHS क्या हो जाएगा, -3 पुटअप करोगे, -3 × 3 -9, -2 क्या हो जाएगा, -11। इधर आ जाओ, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, लिखता ही नहीं हूं मैं, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, लिखता ही नहीं हूं मैं, इसमें बस -3 पुटअप करो, तो -3 + 1 क्या होता है, -2, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हो जाएगा 4c, -11 की वैल्यू 4c, थोड़ा डायरेक्ट कर लिया मैंने, तो c की वैल्यू हो जाएगी -11/4। अब b आ गया, c आ गया, एक चीज और चाहिए, a चाहिए। तो जब आपको सपोज करो आपको a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू चाहिए, तो अब आप a को, तो इस वाली टर्म को तो जीरो बनाना मत, क्योंकि a की वैल्यू चाहिए, आप उन दोनों में से किसी एक को जीरो बनाओ। तो चाहो तो आप क्या कर सकते, लेकिन अगर आप इसको जीरो बनाते हो तो भी ये जीरो बन जाता है, इसको जीरो बनाते हो तो भी ये जीरो बन जाता है। तो अब आप x की कोई भी एक सिंपल सी, कोई भी आपके हिसाब से वैल्यू ले लो जो आपको पसंद हो, ठीक है, इजी सी ले लो। सपोज करो x की वैल्यू जीरो ही रख लो आप, है ना, तो x की वैल्यू जीरो रख लेते हैं अपन, पुटिंग x = 0। आप अपने मनपसंद x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख के इन कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर सकते हो इजीली। प्रैक्टिस करोगे बार बार तो फिर वो पता चल जाएगा कि x की क्या वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू 0 रखना, तो ये तो हो जाएगा 3x - 2 यानी कि 0 - 2 यानी कि -2, LHS बन गई -2, इक्वल टू RHS में x की वैल्यू 0 रखना जरा, तो 0 + 1 1, 0 + 3 3, 3 × 1 3, 3a हो गया, ये क्या हो गया, ये 3a। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे x की वैल्यू 0 रख रहे हो, है ना, तो ये हो जाएगा 3b, और फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे भी आप x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा सिंपली c प्लस c। अब आप कहोगे सर इसमें a की वैल्यू तो निकली नहीं, a की वैल्यू अभी तो नहीं निकली, लेकिन b और c की वैल्यू जो आपके पास है वो अगर मैं यहाँ पे पुट अप कर दूं फिर तो निकल जाएगी। b की वैल्यू -5/2 और c की वैल्यू जो है, तो मैं पुट अप कर देता हूँ, 3a + 3, b की वैल्यू क्या पुट अप करनी है, -5/2, -5/2, और c की वैल्यू क्या पुट अप करनी है, -11/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो -2 3a, इट विल बी -15/2, इट विल बी -11/4। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ या इसको उधर ही भेज देते हैं, तो 3a की वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों उधर जाके ऐड हो जाएंगे, 15/2 + 11/4 -2, 4 को एलसीएम ले लो, तो 2 2 जा 4, 30 + 11 -8, 30 + 11 41, 41 में से 8 गया, 33/4। ठीक है, a की वैल्यू हो जाती है 33/4 और नीचे 3 और आ जाएगा, तो 33/12। ये आ गई हमारी a की वैल्यू। तो ये ABC की वैल्यूज आई है, आगे का काम अभी बहुत सारा बाकी है। और अगर आप इसको कोएफिशिएंट कंपैरिजन एनसीईआरटी वाले मेथड से चलते तो इससे भी डबल टाइम एटलीस्ट लगता। अभी भी टाइम लगा, ऐसी बात नहीं है, बट इतना नहीं लगेगा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आपको एक एक चीज एलसीएम भी लेके बता रहा हूँ, बट एक्चुअली आप एग्जाम में इतनी धीरे थोड़ा ना करोगे, तो जल्दी से हो जाएगा ये, है ना, बट प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ए बी और सी की वैल्यूज निकालने के बाद का काम आप आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप करोगे, है ना। बोलो यहां तक कोई डाउट, ए बी सी तीन कोएफिशिएंट सॉल्व करना भी सीख लिया हमने। अच्छा, गलत आ रही है क्या वैल्यू, हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, सर, अच्छा हट ऊपर जाएगा वो। ऊपर वाला क्वेश्चन है और हमने काटा पेटा नहीं है शायद उसको, है ना। कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, देखो बच्चों एक बार ए बी सी की वैल्यूज, हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, फटाफट से देख लेते हैं। यहां तक आने के बाद हमने क्या किया, इस स्टेप में आने के बाद हमने क्या किया, एक बार तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू
-1 पुटअप करी, -1 पुटअप करी तो ये कट गया, ये कट गया, 0 हो गया ना। -1, 3 -1 क्या होता है 2, 2b इक्वल टू, उधर -1 पुटअप करी तो -3 -2 -5, तो यहां से b की वैल्यू आ गई -5/2, एक वैल्यू आई थी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइम अपन ने क्या करी, x की वैल्यू इसको 0 बनाते हैं, तो -3 पुटअप करी, -3 पुटअप करते ये गया, ये गया, -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4, 4c इक्वल टू, और -3 पुटअप कर रहे हैं तो -3 × 3 -9 -9 -2 माइनस का 11, तो c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, 1 सेकेंड फिर से एक बार देखना, -3 पुटअप करिया है अपन ने, -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4c, हाँ ठीक है, c की वैल्यू हो गई -11/4। अब a की वैल्यू पुटअप करने के लिए कुछ वैल्यू ले लो, जैसे 0 ले लो, x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो क्या क्या होगा, 0 पुटअप करेंगे तो इट विल बी लाइक -2, LHS -2, इधर 0 पुटअप किया, 0 + 1 0 + 3 3 3a, फिर इधर पुटअप किया 3b, फिर इधर पुटअप किया, इट इज c, ओनली c। तो यहाँ पे a और b और c की वैल्यूज है हमारे पास, 3a -2, b की वैल्यू है -5/2, -5/2 प्लस इंटू 3 तो -15/2 और -11/4, तो 3a की वैल्यू हो गई 15/2 प्लस 11/4 -2। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, 4 LCM 2 2 जा 15 2 जा 30 प्लस 11, ऐसे ही तो सॉल्व किया था, 8 30 + 11 41 41 -8 33/4। अच्छा अच्छा अच्छा, ये काटा नहीं है हमने, ये 4 नीचे 3 आया ना a की वैल्यू, ये काटा नहीं, 11/4। तो चेक करो a की वैल्यू इनके कोएफिशिएंट कंपैरिजन वाले मेथड से भी 11/4, p की वैल्यू -5/2, c की वैल्यू -11, सेम आ गई है ना। तो हमने यहाँ पे काटा नहीं, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सबसे में। तो इस तरीके से अपन एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद कुछ नहीं बचता है, देखो इसी में समझा देता हूं। जैसे a की वैल्यू आई 11/4, तो 11/4 डिवाइडेड बाई a, भाई a डिवाइडेड बाई x + 1 था ना, तो a की वैल्यू लिख दी 11/4 डिवाइडेड बाई x + 1, फिर b की वैल्यू रख दी -5/2, फिर c की वैल्यू दी -11/4। अब इसका इसका और इसका कर दिया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होता है log x + 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, dx डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर। एक्सरसाइज नंबर 1 में पढ़ा था, इसकी पावर है -2, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, तो यानी कि -1 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा x + 1, और -1 डिवाइडेड बाई x + 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 से डिवाइड भी करेंगे अपन, है ना। अच्छा जी ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, बाहर -5/2 है, तो ये +5/2 हो जाएगा, ये वाली चीज बन जाएगी, है ना। इसका x + 3 हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखो कैसे सॉल्व किया इन्होंने आगे, 1 सेकेंड, 11/4 तो ले लिया कॉमन इन दोनों में, लॉग में 11/4 ले लिया कॉमन, ऊपर वाली प्लस वाली चीज ऊपर रखी है, और माइनस है तो माइनस वाली चीज नीचे रखी है, इसको एज इट इज लिख दिया +c। तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक बार एबीसी की पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के एबीसी की वैल्यूज निकाल दी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन नंबर 14 को देखो जरा, क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको एबीसी की वैल्यूज तक सॉल्व करवा रहा हूं ना। 1 सेकेंड, x² डिवाइडेड बाय x² + 1 x² + 4, x² + 1 x² + 4 dx। अब आप कहोगे सर ये तो अभी तो जो आपने पढ़ा है उसकी रेंज से ही बाहर हो गया, x² x⁴ हो गई, आपने तो मैक्सिमम क्यूबिक तक ही सिखाया है, कोर्स में ही वो बता रहे हो आप, तो सही बात है क्यूबिक तक ही सिखाया है, तो ये तो कोर्स में ही नहीं है एक तरीके से, भाई सही बात है, आप सही कह रहे हो। बट हम क्या करेंगे, इसको हमारी रेंज में कन्वर्ट करके लेके जाएंगे, क्या करेंगे, हमारी रेंज में कन्वर्ट करके लेकर जाएंगे। कैसे, सपोज करो इसको मैंने जबरदस्ती लगा भी दिया, जबरदस्ती इस पे मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लगा भी दिया, तो कैसे लगाएंगे, पहले तो मैं बताता हूँ भाई, एक बार हमने जबरदस्ती लगा दिया, उसके बाद फिर, या फिर पहले प्रॉपर तरीका सुन लो, चलो पहले प्रॉपर तरीका सुन लो। प्रॉपर तरीका यह है कि देखो इस x² को एक बार t मान लो, मैं केवल और केवल इस फ्रैक्शन को बदल रहा हूं, याद रहे इंटीग्रल को नहीं बदल रहा हूं, ये फ्रैक्शन लिख दिया मैंने,
इस फ्रैक्शन में मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी रख रहा हूं, है ना, क्या रख रहा हूं, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। उस इंटीग्रल में नहीं रख रहा हूं। क्या फर्क है इंटीग्रल में रखने में और फ्रैक्शन में रखने में? इंटीग्रल में रखूंगा, अगर इंटीग्रल में रखूंगा टी तो फिर डिफरेंशिएट करके 2x dx वो सब करना पड़ेगा, वो सब नहीं कर रहा हूं मैं, वो सब नहीं कर रहा हूं मैं, केवल फ्रैक्शन के अंदर टी रख रहा हूं, इंटीग्रल में नहीं रख रहा हूं, तो वो 2x dx वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो उससे उससे ये क्या बना, ये फ्रैक्शन क्या बना, इंटीग्रल नहीं कह रहा हूं, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। ये फ्रैक्शन क्या बना, टी डिवाइडेड बाई टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर। अब आप बताओ, अब तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है? इसको अपन लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय टी प्लस वन प्लस बी डिवाइडेड बाय टी प्लस फोर, जो कि आगे चल के हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी a इंटू टी प्लस फोर प्लस बी इंटू टी प्लस वन। ठीक है, टी की वैल्यू एक बार रखो -4, उससे ये 0 बन गया, टी की वैल्यू -4 रखते ये 0 बन गया, तो -4 प्लस 1 क्या होता है, -3b, और टी की वैल्यू क्या रखी है आपने, -4 रखी, उधर क्या बचा, -4 प्लस 1 -3b, जिससे कि b की वैल्यू आ गई 4/3। इधर आ जाओ, यहाँ पे तो क्या रखी मैंने, पुटिंग t इक्वल टू -4। इधर आ जाओ, पुटिंग t इक्वल टू -1 रखो, ठीक है, पुटिंग t इक्वल टू -1 रखो तो ये 0 हो जाएगा, इधर -1 रखी दिया मैंने, 4 -1 3 ये हो जाएगा, है ना। तो इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3। एक बार ए और बी सॉल्व हो गया, एक बार ए और बी सॉल्व हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टी डिवाइडेड बाय टी प्लस वन इंटू टी प्लस फोर, नहीं इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी, फ्रैक्शन को ही चेंज कर रहे हैं ना, इंटीग्रल में रखी नहीं थी, हम फ्रैक्शन को ही बदल रहे हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल इस फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, इस फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, a डिवाइडेड बाई टी प्लस वन था, a क्या था, -1/3, तो मैं इसको -1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी प्लस वन लिख सकता हूँ, प्लस b डिवाइडेड बाय टी प्लस फोर था, तो b क्या है, 4/3, तो मैं इसको 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी प्लस फोर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप इंटीग्रल में चलो और टी को डी सब्स्टिट्यूट करो। इंटीग्रल क्या था, एक्स मतलब अगर ये ऐसे होता, मतलब इंटीग्रल क्या था, चलो लिखो, इंटीग्रल क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये था मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल। मैंने क्या किया था, टी में बदल दिया था इसको, तो ये हो चुका था कुछ ऐसा, ये हो चुका था कुछ ऐसा, ऊपर अभी डी एक्स ही रखना, ठीक है। अब टी वाली चीज को, मतलब इस फ्रैक्शन को फिर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दिया था, इस फ्रैक्शन को, वो टूट के क्या बना था, वो टूट के कुछ ऐसा बना था, इंटीग्रेशन, ये देखो दिख रहा है ना, -1/3 टी प्लस वन प्लस 4/3 इंटू टी प्लस फोर होल मल्टीप्लाइड बाय अभी भी डी एक्स ही रहेगा। अब आप कर दो टी को डी सब्स्टिट्यूट, वापस एक्स स्क्वायर, मतलब हमने इंटीग्रल करके एक्स स्क्वायर, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, टी को कुछ मानते थे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन टी के हिसाब से ही करते थे, और लास्ट में जाके डी सब्स्टिट्यूट करते थे। अभी हमने क्या किया, हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया, हमने केवल पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया है, एक्स स्क्वायर को टी रख के, उससे पार्शियल फ्रैक्शन बनाया है, और इंटीग्रेशन करने से पहले ही डी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखो, इंटीग्रेशन अभी किया नहीं है, उससे पहले मैं डी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, -1/3 टी प्लस वन क्या है, टी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स हो गया, है ना। फाइन, अब आगे क्या करेंगे अपन, आगे का काम, ठीक है। अब देखो, ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म है, बिल्कुल है, जरूरी थोड़ी ना है कि सारी की सारी वो वाली फॉर्म से इंटीग्रेबल होती है जिसमें नीचे लीनियर आता है। नीचे अगर क्वाड्रेटिक भी आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है, अभी अभी कुछ फंक्शंस का सीख के आए हो ना आप, नीचे क्वाड्रेटिक आ जाए तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूं। देखो, -1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस 4/3 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर। टेन इनवर्स वाली फॉर्म बन गई दोनों जगह। तो -1/3 तो है ही सही। सबसे पहले क्या करते हैं, 1/a यानी 1/1 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस 4/3 तो है ही सही। वही 1/a यानी 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए यानी x/2। ये 2 से 2 कट गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 टेन इनवर्स एक्स और +2/3 टेन इनवर्स x/2 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इन्होंने y लिया है, देखो हमने t लिया था, इन्होंने y ले लिया ना। पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल, तो ये तो ओरिजिनल तरीका है। ये इस तरीके पे हम क्यों गए, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक क्यूबिक से ज्यादा सीखा ही नहीं है। ये पावर 4 हो गई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको छोटा कर दिया। और छोटा हमने केवल और केवल इस पर्पज से किया कि एक बार पार्शियल फ्रैक्शन बन जाए, फिर वापस बड़ा कर दिया। एक्चुअली इंटीग्रेशन तो बड़ा करके ही किया है, एक्चुअली इंटीग्रेशन तो इस फॉर्म में चेंज करने के बाद ही किया है, बीच में इंटीग्रेशन लगाया नहीं हमने। ठीक है, एक मेथड ये। दूसरा मेथड ये है इसी क्वेश्चन को करने का कि हम क्या करेंगे, टीवी नहीं लेंगे, हम सीधे चलेंगे। कैसे, हम सीधे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, देखी जाएगी क्या होता है, क्या ना। भाई हमने क्यूबिक तक सीखा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने उस टेक्निक से पार्शियल फ्रैक्शन बनाने सीखे हैं तो आप आगे के भी बना सकते हो। तो बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। देखो कैसे, बिना टीवी में कन्वर्ट कर ही तोड़ देंगे, और टूट के वही बनेगा जो भी टी लेके तोड़ा था ना, सेम वही बनेगा। मैंने क्या किया, a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया। अब मैं कंपेरेबल फॉर्म में लेके जाना चाहता हूं उसको, है ना। भाई मैंने क्या किया, मेरे को कुछ नहीं सूझ रहा था, मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब मैं इसको कंपेरेबल फॉर्म में लेके जाना चाहता हूं। तो मैंने देखा यार, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा, वो तो इसके इक्वेट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो कंपेरेबल है। अब केवल और केवल मुझे न्यूमरेटर को कंपेरेबल फॉर्म में लेके जाना है, न्यूमरेटर को, है ना। तो न्यूमरेटर देखो, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक क्वाड्रेटिक टर्म बनेगी, b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगेन एक क्वाड्रेटिक टर्म बनेगी, और क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक के बराबर हो रहा है। दैट मीन्स अभी जिस फॉर्म में है वही कंपेरेबल है, कुछ छेड़ना ही नहीं है, कुछ भी हमको इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। कंपेरेबल फॉर्म बन गई, हमने ट्राई किया और बन गई, है ना। तो इस तरीके से ही बनाते हैं। अभी पावर 4 पावर 5 का भी बनाना पड़े तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कोर्स में क्यूबिक है तो वहां तक नहीं रुके रहेंगे, ठीक है। क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वही सेम जो भी मैंने बताया, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम टू सेम वही काम करेंगे। x की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, ताकि ये 0 बन जाए, x की वैल्यू -2 रखोगे। 2 नहीं, x की वैल्यू देखो, ये 0 बन ही नहीं सकता, एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे फिर अब आपके पास चारा नहीं है बच्चों। इस टेक्निक से अगर आप आते हो तो फिर आपको कोएफिशिएंट कंपैरिजन में जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हाल में 0 नहीं बन सकता ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी का थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर फिर 4a। इस टेक्निक से आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, 4a प्लस बी। फिर क्या करोगे, a प्लस बी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो a प्लस बी की वैल्यू हो गई 1, और कांस्टेंट टर्म वहां पे है नहीं, तो 4a प्लस बी की वैल्यू हो गई 0। इन दो इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके a और b निकालना पड़ेगा। वही आएगा, करके देख लेना, सेम वही आएगा। अभी देखो 4a माइनस a, 3a की वैल्यू -1 आ गई, तो a की वैल्यू -1/3, पहले भी वही आ रही थी। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है। इसमें अपन ने विदाउट सब्स्टिट्यूट करे ही पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करी, और लकीली टूट गया। टूट जाए तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं टूटे तो फिर हम क्या करेंगे, वो एक्स स्क्वायर को छोटा करके छोटे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले ही वापस डी सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे का काम करेंगे। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। हो गए सारे एग्जाम्पल्स या कुछ रह गए, देख लेते हैं फटाफट। अब मेरे हिसाब से इतने ज्यादा ऐसे एग्जांपल्स नहीं है जो सॉल्व नहीं हो पाए। देखो एग्जांपल नंबर 15 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला तड़का है। मुझे देखो एक चीज दिखाई दी, कुछ भी नहीं दिखाई दिया मुझे, ये चीज दिखाई दी, cos फाई पढ़ते हैं इसको ना, cos फाई डी फाई। तो cos फाई डी फाई कब आएगा, जब मैं cos फाई डी फाई कब कटेगा, मतलब जब मैं sin फाई को t रख दूंगा। अगर मैं sin फाई को t रख दूंगा तो cos फाई
d5 dt बन जाना है। ये चीज समझ में आई। तो मैं क्या करूंगा, साइन फाइव को टी रख दूंगा, साइन फाइव को टी रखूंगा यानी कि 3t माइनस 2 5 माइनस, अच्छा अब यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर को तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि नीचे cos फाइव का क्या करेंगे, नीचे तो साइन फाइव रहेगा तभी तो t बनेगा, cos फाइव तो ऊपर cos फाइव d फाइव dt हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकता हूं। तो मैं 1, बाहर भी माइनस साइन लगा हुआ है ना, 1 प्लस हो जाएगा ये ना, 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर फाइव यानी टी स्क्वायर, और माइनस 4t, और ये cos फाइव d फाइव हो गया dt। आगे चलते हैं, इट इज 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 dt। अब ध्यान से देखो, नीचे वाले को फैक्टराइज कर दो, ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बन गई, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोजेबल फॉर्म बन गई। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, याद करो t माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है dt। इसके आगे का काम मैं नहीं बताऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो, होल स्क्वायर है तो a डिवाइडेड बाय एक बार तो टूटेगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर में, प्लस दूसरा टूटेगा लीनियर में। a और b की वैल्यूज निकालो, इसको डिकम्पोज करके 2 में ले जाओ और फिर इंटीग्रेशन कर दो, और लास्ट में जाके फिर t को डी सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल इंटीग्रेशन के बिल्कुल लास्ट में जाके t को डी सब्स्टिट्यूट कर देना साइन फाइव। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। नेक्स्ट, बस 16th हो रहा है, देखो 16th में तो इजीली एबीसी की वैल्यूज रखे होगा, ये अपने आप कर लेना होगा ना। कैसे होगा, इसको डिकम्पोज करोगे तो a डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कैसे करेंगे देखो। अच्छा ये वाली फॉर्म आ गई, एक लास्ट वाली जो फॉर्म बची थी जिसमें एक तो लीनियर है और दूसरा ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो कि फैक्टराइजेबल नहीं है ना, फर्दर नॉट फैक्टराइजेबल है, इससे ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकती, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे केस में ऊपर फिर लीनियर रखते थे अपन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा जब अपन कंपेयर करेंगे, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, ये कंपेयर होगा किससे, ये चीज से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 न्यूमरेटर से। ठीक है जी, आगे दो तरीके वापस कोएफिशिएंट कंपैरिजन से भी चल सकते हो, 3 टर्म्स कंपेयर होगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर होगा और x का कोएफिशिएंट कंपेयर होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट भी 1 है और कांस्टेंट टर्म भी 1 है। ठीक है, तो तीनों कंपेयर होंगी, 3 इक्वेशन बनेगी एबीसी में और एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। अदरवाइज टेक्निक क्या कहती है, किसी को भी जीरो बनाने की कोशिश करो तो x की वैल्यू रख दो -2। देखो x की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूं तो -2 का स्क्वायर 4 -2 2 प्लस 1 3 हो गया यहाँ तो, और x की वैल्यू -2 रखूंगा तो ये पूरी टर्म कट जाएगी, ये पूरी टर्म कट जाएगी, यहाँ रख दो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 3 3a, तो a की वैल्यू स्ट्रेट अवे 1 आ गई। ठीक है, उसके अलावा आप इसको तो जीरो बना ही नहीं सकते ना, इसको जीरो नहीं बना सकते क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं होगा, तो फिर अब उसके बाद क्या रखोगे, कुछ भी रख लो। अभी आपने क्या रखा था, एक्स की वैल्यू क्या रखी थी -2, अब एक्स की वैल्यू 0 रख दो, चलो तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 ये 1 हो गया, यहाँ पे 0 प्लस 1 यानी 1a हो गया, यहाँ पे 0 रखा आपने, ये कट गया, देखो यहाँ पे 0 रखा, ये कट गया, c बच गया केवल, और 0 प्लस 2 2c हो गया, तो a प्लस 2c, और यहाँ से a की वैल्यू पुटअप कर दो तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 2c, 1 से 1 गया, 2c की वैल्यू 0 तो c की वैल्यू भी 0, और b की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कुछ और बदल के रख लो, x की वैल्यू यहाँ तो रखी थी 2, यहाँ रखी थी 1, नहीं यहाँ रखी थी -2, यहाँ रखी थी 0, अब 1 रख के देख लो, तो 1 का स्क्वायर 1 1 3 हो गया, यहाँ पे इजी वैल्यूज रख लिया करो है ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2a प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो b प्लस सी, और यहाँ पे 1 रखेंगे 3, तो 3 इंटू बी प्लस सी यानी 3b प्लस 3c, 3 इक्वल टू a की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 2, b की वैल्यू c की वैल्यू 0 है तो ये हो गया 0 प्लस 3b, तो 3b की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी हाफ। a 1 है, b हाफ है और c 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, a तो है 1 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन में, b की वैल्यू है हाफ और c की वैल्यू है 0, तो हाफ x हो जाएगा केवल है ना, हाफ
और x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों की दोनों इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म है, ये भी है और ये भी है। इसको सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा एक बार बस, है ना। इंटीग्रेशन लगाओगे यहाँ पे तो ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t रखोगे तो ऊपर 2x dx हो जाएगा ना, और ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म है इसे। a की वैल्यू, a b c की वैल्यू बस वेरीफाई कर लो, सही निकाली क्या हमने। a की वैल्यू 1 है, b की हाफ और c की 0 है। इन्होंने क्या निकाली है, 1 हाफ और 0, है ना। लेट्स सी, गलत निकली है, गलत निकली है यार। देखो क्या गलती करी है, हमारा भी यही आ रहा था। हमारा भी तो यही आ रहा था, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एक भी वैल्यू सही नहीं निकली। क्या गलती कर दी, देखो भाई देखो, जल्दीबाजी में ये होता है ना। देखो क्या किया हमने, x की जगह -2 पुटअप किया, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, 2 + 1 3, ये तो हो गया 3। x की जगह -2 पुटअप करते ही -2 + 2 0, तो 0 इंटू एनीथिंग बिकम 0, ये पूरा 0 हो गया ना। इसके लिए -2 पुटअप करते ही 4 + 1 3, तो ये मैच क्यों नहीं कर रहा भाई, a की वैल्यू तो यहाँ से 1 आ रही है। क्या गलती कर रहा है, आह, 3, अरे यार कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। x की वैल्यू -2 रख रहे हैं, तो -2 का स्क्वायर 4 + 1 3 कर रहे हैं, बताओ। ऐसी सिली मिस्टेक होती है जब जल्दीबाजी होती है ना। ये हो जाएगा 5a, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/5। आगे कर लेना यार अपने आप, है ना। सिली मिस्टेक थी इसलिए नहीं हो रहा है। a की वैल्यू 3/5 है, बाकी अब आगे आप पुटअप करोगे तो हो जाएगा। देखो a की वैल्यू 3/5 आ गई, और a की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, 3/5 आ चुकी है। अब b की वैल्यू या c की वैल्यू निकालेंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं, x की वैल्यू 0 पुटअप करी थी ना फिर हमने, 0 + 0 + 1 1, ये 0 + 1 a यानी 3/5, ये 0 हो गया तो c 2c, 1 = a की वैल्यू 3/5 + 2c, 2c की वैल्यू हो गई 1 - 3/5 यानी 2/5, 2 से 2 कटा, तो c की वैल्यू 1/5, c की वैल्यू 1/5 आ रही है भाई। सी की वैल्यू 1/5। तबियत का ध्यान रखो बच्चों, सीजन बड़ा खराब चल रहा है। ओके, फिर क्या रखी थी, 1 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 2 2a, b + c, तो 3b + 3c। वो शुरू वाली वैल्यू गलत लगा दी ना, a की वैल्यू 1, तो इसकी सारी गलत आ गई। 3 = 2 3 जा 6/5, b तो चाहिए 3/5, 6 + 3 9/5, तो 3 = 2, या 9/5 इधर ले आता हूँ, तो 3 - 9/5 है ना, 3 - 9/5 = वहां क्या बचा, 3b है, 3 15 15 - 6 15 - 9 is 6 6/5, तो 3b की वैल्यू बची 6/5, 3 से 1 3 से 2 टाइम कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 2/5। अब मैच करो, क्या रही उनकी वैल्यूज, a की वैल्यू 3/5, b की वैल्यू 2/5, 3 की वैल्यू c/5। मैच आगे फिर उसी हिसाब से वो इंटीग्रेट होगा ना। ठीक है जी, ठीक है। तो आगे देखो, ए बी सी की वैल्यू रखोगे तो ए की वैल्यू बी 3/5, बी की 2/5, सी की 3/5, तो अब ये वापस अलग अलग ब्रेक होगा फिर, है ना। तो ये 3 फ्रैक्शंस में ब्रेक हो रहा है, दिस वन दिस वन दिस वन। तो जिसमें से क्या होगा, ये तो लीनियर फंक्शन है, इजीली हो जाएगा। ये tan इनवर्स से हो जाएगा, और ये सब्सटीट्यूशन से होगा। इसको करके देख लेना, x² + 1 को t लोगे तो log t हो जाएगा, तो log x², ये सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। तीनों को वापस पुटअप कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। करीब करीब हर टाइप कंपेयर कर लिया है, मतलब कवर कर लिया है हमने। 2 कोएफिशिएंट्स ए बी और 3 कोएफिशिएंट्स ए बी सी में भी कवर कर लिया है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है।
याद रख सको टेक्निक से तो ठीक है, नहीं तो रट लेना, इसके बिना अगली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो सकती। फिर भी कोई डाउट है, क्योंकि आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा, क्लास चेंज करने में पावर कट भी हो गया था बीच में, फिर भी कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बिफोर एक्सरसाइज 7.5 कल ही पूछ लेना, या आज भी पूछ सकते हो। आज आई एम ऑल फ्री, मेरा ऑफ है आज इसके बाद, तो आप कभी भी फोन कर सकते हो या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो, वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और 7.5 स्टार्ट करने से पहले सारे डाउट्स क्लियर कर लेना, तभी 7.5 करने में मजा आएगा। Once again, I am saying 7.5 is the most important exercise of this chapter, जहां से क्वेश्चन बनता है हर बार। चलिए, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.